हम भी क्या किए कि जब 5 लोग उठे तो उसमें 15 लोग हो गए। तो अंदर जैसे ही गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, गेट हो जाता है बंद। जैसे ही गेट बंद होता है, उधर से लाठियां बरसना शुरू हो जाता है। आप लोगों हमारे ऊपर लाठी बरसती है, मंत्री जी के ऊपर लाठी बरसती है, हमारे नेताजी पर लाठी बरसती है, और संगठन कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसने लगती है। पुलिस ने जो है हमको घेरना शुरू की। हम जिस नेता के यहाँ गए, उस नेता के यहाँ छापा मार दिया, लेकिन हम पकड़े नहीं गए। जिस लाठी से, जिस तौफ से बीएसपी ने हमारे नेता को जेल में भेजा था, हमारा एक ही संकल्प होगा कि बीएसपी को उस जमीन से, जिस तापमान से बीएसपी आगे बढ़ी है, उसी जमीन पर लाके पटकना हमारा काम होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता पहले लाल टोपी पहन के गिरोह चलाते थे, क्योंकि वो ट्रेनिंग लेते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से। आपके ही राज मंत्री हैं मनोहर लाल पंत, आए दिन कोई ना कोई खबर आ रही है कि उन्होंने हमारी जमीन कब्जा लिया। वंचित करने वाला कौन है? इनका हक लूटने वाला कौन है? इनको धोखा देने वाला कौन है? तो समाजवादी पार्टी सामने आने लगी। ये दिन भर बीजेपी गरियाते हैं, रात को गुलदस्ता ले जा कहते हैं महाराज जी नमस्कार, मोदी जी नमस्कार। ओम प्रकाश राजभर भाजपा में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन वहाँ जो कैबिनेट मंत्री हैं वो ओम प्रकाश राजभर को पसंद नहीं करते। कोई भी मंत्री संतरी होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी की है। अगर 31 साल में एक सिपाही, एक दरोगा, एक लेखपाल, एक तहसीलदार, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, लोहार, कुहार, धोबी, दरकार, खट्टिक, पासीना, ठेला, कुजड़ा, बांसफोर, बंजारा, आरा, करकुवंशी, जो जातियां हैं, अगर इनको एक एक सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, लेखपाल, तहसीलदार, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की व्यवस्था हुई होती, तो फिर ये भी जातियां आज धरातल पर दिखाई देती। लेकिन ये जातियां दिखाई क्यों नहीं देती? समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। जो पुलिस वालों की कॉलर पकड़ेंगे, हम उनका कलेजा निकाल लेंगे। और ये तंज आपको देखते हुए कसा हुआ था, तो आपको बुरा नहीं लगता? देखिए, आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी में प्रॉपर जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी राजभर जी को, वो नहीं मिल रही है, या वहाँ उनके खिलाफ कोई साजिश की जा रही है ताकि 2027 में उनको पार्टी से हटा दिया जाए? हम लोग चंदा मांग मांग कर चुनाव लड़ रहे थे, तो चंदा मांगने वाला एक तरफ बोरा खुल रहा है और एक तरफ पर्स खुल रहा है, तो फर्क तो है ही है। जो चुनाव लड़े जाते हैं वो पैसे से लड़े जाते हैं। आज की राजनीति तो ऐसे ही दिख रही है। पैसे पे हाँ, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर पहली बार देश के प्रधानमंत्री के सामने 7 मिनट का समय लिया, और प्रधानमंत्री जी ने 70 मिनट बात किया। हमारा लक्ष्य यह है कि जब तक प्रतिनिधित्व हर वर्ग का सदन में नहीं पहुंचेगा, तब तक उसकी आवाज कोई नहीं बन सकता। 2012 से पहले बड़े पैमाने पर 90% वोट बीएसपी को जाता था, सपा को नहीं जाता था, बीजेपी को नहीं जाता था, कांग्रेस को नहीं जाता था। भले जगजीवन राम जी उस समय बीएसपी में जोड़ने के, कांग्रेस में जोड़ने के बाद किया, कुछ नहीं किया। हमारा समाज 90% बसपा को वोट देता था। पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही थी उसी लोकसभा विधानसभा से, कोलसला उस समय नाम था, अपना दल से। उस समय हिट फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था गदर। अच्छा। अब हेलीकॉप्टर से आना था, हेलीकॉप्टर की पूरा व्यवस्था, बैरिकेडिंग सारी व्यवस्था थी। एक घटना होता है 2010 दिसंबर में। अच्छा। कि ये चीजें जो है, ये घटनाक्रम ऐसा हुआ कि हमें भी राजनीति करने का दिलचस्पी लगने लगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में, जहां हम बात करते हैं चाचा विधायक हैं हमारे। तो आज ऐसे ही एक मेहमान को हमने पकड़ा है। उनके पिताजी विधायक नहीं, मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। नाम है अरुण राजभर। अरुण राजभर इस समय सुभाषपा पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और मुख्य प्रवक्ता भी हैं और मुख्य सचिव भी हैं। कैसे हैं अरुण जी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसे चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है। आप जब राजनीति में आए, कुछ, क्योंकि जब हम आपके कुछ सवाल निकाल रहे थे, आपके बारे में सर्च कर रहे थे, तो सबसे पहले जो ऑडियंस ने मुझसे कहा कि जब भी अरुण जी आए, उनसे पूछेगा कि उनकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई। हम राजनीति तब समझे जब हमारे ऊपर लाठी बरसी। अच्छा। हमारी राजनीति पसंद नहीं था। ठीक है। वास्तव में देखा जाए तो मैं इंजीनियर लाइन में जा रहा था। ओके। टेक्निकल लाइन में जा रहा था। मुझे टेक्निकल लाइन बहुत पसंद आता है। मैं इंजीनियरिंग लाइन में बहुत अच्छा, मैं पहले जैसे होता ना गांव में हमारे हम लोग जाते थे गेहूं पिसाने के लिए, चावल पिसाने के लिए। उस समय आप खुद जाते थे? हाँ, मैं जाता था। मैं क्या होता, साइकिल लेता था। हाँ। और साइकिल पीछे बांधता था बोरा, क्या बात है, गठरी, और उसी में बांध करके उसको लेकर जाता था, पिसवा करके 10 किलो 15 किलो लेकर के आता था। उसमें घानी पर जैसे गल्ला होता था ना, वो कोल्हू पर तेल पिरवाने के लिए हम लोग 8 किलोमीटर तेल पिरवाने के लिए जाते थे और आते थे। उस समय हमारा साइकिल था, वो भी दादा की साइकिल थी। बड़ा मुसीबत से साइकिल मिलती थी चलाने के लिए, क्योंकि कभी कभी गिर जाते थे तो उनका पैडल टूट जाता था। तो हड़काते थे कि लोग साइकिल नहीं देगी, वो ताला मार के रखते थे। ठीक। तो उस समय जैसे ये बात तो 2007-8 के बीच का है। फिर ये हुआ कि भाई
राजनीतिक परिस्थिति है गांव में, ठीक है। तो राजनीति के चक्कर में ये लोग पढ़ाई लिखाई यहाँ नहीं कर पाएंगे, तो हमारे नेताजी ने कहा कि इन लोगों को भेज दिया जाए हॉस्टल में, हम लोग अपना राजनीति किया जाए, ये लोग अपना पढ़ाई करें। 2009 में हम लोगों को हॉस्टल में प्रवेश करा दिया गया। अच्छा। आजमगढ़ चिल्ड्रन कॉलेज एक स्कूल है, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी, और उनके स्कूल में हमारा दाखिला हो गया। हम लोग कैद हो गए, बाहर की राजनीति में क्या हो रहा है क्या नहीं उसे नहीं पता चल रहा था। हम लोग अंदर गए, पढ़ाई लिखाई हमारा उसी जगह से हुआ। तो वहाँ से जब हम लोग इंटर करके निकले तो बाहर आ गए। बाहर आए, बनारस में जब एडमिशन कराए बीए में, एमए का, वहाँ सारी टेक्निकल डिग्रियाँ जब लेने लगे, तो फिर वहाँ से एक घटना होता है 2010 दिसंबर में। अच्छा। हमारे 2010 में घटना होती है। वहीं से राजनीति समझने का जो है हमारे संज्ञान में बात आती है कि हाँ, कि ये चीज़ें जो है, ये घटनाक्रम ऐसा हुआ कि हमें भी राजनीति करने का दिलचस्पी लगने लगा। ठीक है। क्योंकि उस समय कितनी उम्र हो गया? हमारी उम्र मान के चलिए उस समय 16-17 के आसपास। 16-17 रही हो। अभी बालक भी नहीं हुए। हाँ, उस समय फोटो देखेंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि हम क्या थे उसमें। वो घटना ऐसा था कि वो घटना एक सामाजिक रूप से हर व्यक्ति को झकझोर देता है। हमारे यहाँ घर में सख्त कानून है कि जिसका जो जिम्मेदारी है वही जिम्मेदारी निभाए, जिसको जहाँ लगाएगा वही काम करे, उसके अलावा वो दूसरी जगह ना सोचे। ठीक है। हम पढ़ाई के लिए लगे हैं तो आप पढ़ाई पर ध्यान रखिए, जो राजनीति करने पर लगाए गए हैं उनको राजनीति करने पर ध्यान लगाना। हम लोग पढ़ाई जब कर रहे थे तो जब हम वहाँ से बनारस शिफ्ट हुए थे, एक साल के आसपास हमारा वहाँ कंप्लीट हुआ। पहला सेमेस्टर हम लोगों ने एग्जाम दिया था, दूसरे सेमेस्टर में प्रवेश किए थे। तो वहाँ बनारस में एक शाहपुर गांव है, और शाहपुर गांव में हमारे राजभर समाज के कुछ लोग रहते थे। उस समय बीएसपी की सरकार थी, ठीक, 7 और 12 के बीच की जो बीएसपी की सरकार थी। उस समय घटना होता है, बनारस के जिला अध्यक्ष बीएसपी के होते हैं, वो हमारे समाज के कुछ लोग जहाँ बसे होते हैं गांव में शाहपुर में, उनकी जमीन कब्जा करने की नीयत होती है। अच्छा। और वो रात को, उस समय ठंडी बहुत चरम पर, उस समय की दिसंबर की ठंडी जो है बहुत चरम पर होती थी। उस समय आदमी ऐसे ज़्यादा गर्म कपड़ा न पहन के निकले तो मारते ठंडी लौट जाते। अच्छा। तो इस तरीके से वो जब घटना वहाँ देखा गया कि वो बुलडोजर रात को लेके गए, बुलडोजर लेके गए, हरा फलदार वृक्ष था, मकान था, उनका पक्का मकान था, कच्चा मकान था। उस जमीन को घेरने के लिए उन्होंने बुलडोजर रात को चला के सब खत्म कर दिया, गिरा दिया। और उसमें महिलाएं चिल्लाने लगी, बच्चे चिल्लाने लगे, रोने बिलखने लगे। तो हमारे वहाँ के स्थानीय नेता हमारे नेताजी को खबर दिए कि इस तरह से बनारस में घटना हो गई है और आपके समाज के ऊपर जुल्म हुआ है। अब उन्होंने कहा कि ये घटना की पूरी जानकारी कार्यकर्ताओं ने आकर घर पर बताया। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम लोग क्रमिक अनशन करेंगे गरीबों को न्याय दिलाने के लिए। क्रमिक अनशन क्या था? क्रमिक अनशन ये था कि जो मकान गिराए गए हैं, जो फलदार वृक्ष काटे गए हैं और जो घर उजाड़े गए हैं बिना नोटिस के, पहली बात, जैसे आप बता रहे हैं उस समय तो बीएसपी की सरकार थी। हाँ। और बीएसपी को तो जो पिछड़े दलित लोगों का मसीहा कहा जाता था। अगर वो लोग मसीहा होते तो उस जमीन को लूटने का काम नहीं करते, उस जमीन पर घर गिराने का काम ही नहीं करते। मकसद क्या था, उस जिला अध्यक्ष के घर के सामने राजभरों का घर था, तो उनको बुरा लगता था। राजभरों से चिढ़ थी? हाँ, उनको चिढ़ थी, इसलिए चिढ़ थी। ओम प्रकाश उनके अध्यक्ष हैं? नहीं, वो नेतृत्व तो कर रहे हैं। हाँ, उनका ये उनको चिढ़ थी कि ये समाज को जोड़ने निकले हैं, इनको दबाओ, इनके पहले समाज पर अत्याचार करो, इनके नेताओं पर अत्याचार करो, खुद ही ये दब जाएंगे। तो नीयत उनकी वो थी। हुआ कि भाई घटना हो गई। हम लोग एक योजना, हमारे संगठन के लोगों ने योजना बनाया कि हम लोग बनारस तहसील कचहरी पर बैठ के धरना देंगे, और 8 दिन लगातार क्रमिक अनशन चला था। एक तो डर इधर था कि हमारे नेता ने कहा है कि इस मीटिंगों में नहीं आना है, सभाओं में नहीं आना है। लेकिन मेरे मन में उस दिन ऐसी ख्याल आया कि आदमी मेहनत करते हैं, इनकी बतिया लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, जरा मैं भी चलूं इनकी सभा में, देखूं कि इनकी सभा में होता क्या है। ये बात देख ले गया। हाँ, पूरा मुंह बांध के गया, उसमें ठंडी के सीजन। हाँ, मुंह बांध के गया कि कोई चीने नहीं, कोई पहचाने नहीं, कि नहीं नेता देख लेंगे तो डांटेंगे। ठीक है, तो कि तुम यहाँ क्यों आ गए? तो हमने कहा कि हम ये तो देखने चल रहे हैं, इसको आराम से मुंह बांध कर चलते हैं। वही पीछे जहाँ बैनर लगा रहता था, उसी बैनर के नीचे पीछे बैठ गया, दूर चुपके से बैठ गया। और देख रहा हूँ नेता लोग भाषण दे रहे हैं। हाँ। जब तक गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। तो हम इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठे हैं, कोई यहाँ आ ही नहीं रहा है।
हाँ। तो एक नेता बैठा, कितने लोग थे उस समय? अरे हमको लगता है 10,000 के आसपास भीड़ रही होगी उसमें। 10,000 भीड़ रही होगी। धरना पर बैठे हुए एक नेता बैठा, दूसरा नेता ललकार रहा है, कमिश्नर साहब बाहर आओ, गरीबों को इंसाफ दिलाओ। तो हम लोग क्या पता था कि कमिश्नर उसमें क्या होते हैं। ठीक है। वहीं सर्किट हाउस बगल में था। उस समय बीएसपी के जो विधानसभा स्पीकर थे, उस समय जो परिवहन मंत्री थे, उसी सर्किट हाउस में उपलब्ध थे। उनका मैसेज डीएम साहब को आ रहा था, उनका मैसेज कमिश्नर को आ रहा था कि इनके आंदोलन को यही धाराशायी कर देना है और इनका वजूद यही खत्म कर देना है। ये मैसेज कमिश्नर साहब को आ गया। अब भाई नेता लोग गर्म थे, उस समय भाषण दे ही रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। तब तक देख रहा हूँ कि फोर्स 4-6 थाने की फोर्स वहाँ इकट्ठा होने लगी। हम कहीं इतनी फोर्स तो कभी हम देखे नहीं थी, इतनी फोर्स, वाटर कैनन, फायर ब्रिगेड, ये वो तमाम आ रहे हैं, घेर लिया चारों तरफ से। तो बैठे बैठे हमको लगा कि इतनी भीड़ फोर्स ये क्यों आ रहे हैं। फिर उधर से एक मैसेज आया कमिश्नर साहब के यहाँ से कि ऐसा है कि 5 लोग अपना पत्र लेकर के कमिश्नर साहब के यहाँ चलिए, बुलाया गया है, आप लोग अपना ज्ञापन दे दीजिए। हम भी क्या किए कि जब 5 लोग उठे तो उसमें 15 लोग हो गए। अच्छा। तो वो लोग नेता लोग आगे आगे चल रहे थे, हम पीछे पीछे चल रहे थे। ठीक है। तो अंदर जैसे ही गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, गेट हो जाता है बंद। 15-16 लोग अंदर जाते हैं, हम जाते हैं, हमारा भाई डॉक्टर अरविंद राजभर जी जाते हैं, हमारे चाचा के लड़के भी जाते हैं, और 2-4-10 कार्यकर्ता रहते हैं, वो लोग जाते हैं। जैसे ही गेट बंद होता है, उधर से लाठियां बरसना शुरू हो जाता है। आप लोगों पे? हमारे ऊपर लाठी बरसती है, मंत्री जी के ऊपर लाठी बरसती है, हमारे नेताजी पर लाठी बरसती है, और संगठन कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसने लगती है कि यहाँ राजनीति करने आए हो, नेतागिरी कर रहे हो, ये है, मतलब बदतमीजी करने लगे। अब भाई लाठी बरस रही है तो हम लोग क्या ये साजिश थी कि आपको अंदर बुला लिया जाए, भीड़ से अलग बुला लिया जाए? हाँ, ये साजिश थी। उस साजिश के ही शिकार हम लोग हो गए कि हम लोग गए, हमको क्या पता था। जब ये पिटाई चालू हो गई, हम भी लाठी उनका खींचे, पुलिस प्रशासन का, हम भी दिए 2-3 सोटा उनको, बल भर दिए, हम भी जितना दम था उस समय लपेट दिए उनको। लाठी बरस रही हमारे ऊपर, हम रोक रहे हैं, पीट मार रहे हैं, रोक रहे हैं, मार रहे हैं, रोक रहे हैं। हम अपने नेता को बचाने में लगे हुए थे। ठीक। तो तुरंत जो है वाटर कैनर बुलाया जाता है, और कमिश्नर तो मिलते ही नहीं है। तब तक सीओ सिटी आते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट आते हैं, एडिशनल आते हैं, सीओ, तमाम अधिकारी आ जाते हैं। कोई किसी को गरिया रहा है, कोई किसी को गरिया रहा है। एक आदमी अधिकारी कहता है कि हाँ लाठी चार्ज नहीं होगा, खबरदार। तो एक आदमी लाठी चार्ज शुरू कर रहा है। खैर किसी तरीके से वहाँ लाठी चार्ज रोकने के लिए 4-6 बड़े अधिकारी आए, वो कहे कि लाठीचार्ज बंद करिए, लाठीचार्ज सबको पहटने लगे। आप लोग घायल हुए? हाँ, हमारे कार्यकर्ता का हाथ टूट गया, हाथ ये अंगूठा निकल के फेंका गया, हमारा हाथ टूट गया, हमारे नेताओं का पीठ का रीढ़ का हड्डी टूट गया, हमारे कई कार्यकर्ताओं का हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया। मतलब हम लोग जितने लोग थे सभी लोग घायल अवस्था में हो गए थे। सिर्फ हमारे हम नेता के बचाने में हम लोग घायल हो गए थे। हम अपने नेता को बचाने में, हाँ, हमने अपने नेता को, सारे लोग बैरिकेडिंग कर लिए थे, पिटाई हो रही थी, चारों तरफ से लाठी बरसती थी, हमने नेता को बचा रहे। नेता हमारे आगे बढ़ते चले जा रहे, हम लोग हर जगह बचा रहे थे, लेकिन उनको भी 2-4 लाठियां बरसी थी। फिर उसके बाद सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट कहते हैं कि इन सालों को ले चलो, थाने में बंद करो। थाने में ले जाने की बात होती है। हमारे कार्यकर्ता जोश में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। मंत्री जी, हमारे नेताजी कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं, हमें गिरफ्तार करो पहले। ठीक है। वाटर कैनन आती है, सबको वाटर कैनन में बैठाया जाता है, 9 लोग गिरफ्तार होते हैं। ठीक है। हमको चढ़ाते हैं, ठेल के ऊपर चढ़ाते हैं, हाँ तो बस छूट जाता हूँ, सट से नीचे गिर गया, और नीचे छूटा, टायर के नीचे से मैं भीड़ की तरफ भाग गया। अच्छा। जब भीड़ की तरफ भागा, पब्लिक भाई उस समय गुस्सा में थी। ठीक है। पब्लिक, कोई कह रहा था कि नहीं हम लोग थाना फूंक देंगे, कोई कह रहा था ये कर देंगे। हमने सबको शांत बनाया। हम लोग संविधान को मानते हैं। बाबा साहब ने हमें अपराध करना नहीं सिखाया है, हमें कानून के रास्ते पर चलना सिखाया है। हम सभी लोग कानून के रास्ते पर चलेंगे, और हम लोग इस तरह की घटनाओं को, हम जब तक हमारे नेता जेल से, थाने से रिहा नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। ठीक है। जनता को हमने समझाया, जनता को बैठाया, और जनता के बीच में पुलिस हमको खोजने लगती है। दौड़ा करके खोजने लगती है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। भीड़ खड़ी थी, हम भी उसी में घुसे थे, कहाँ आप खोजेंगे। उसमें मेरा हाथ टूटा हुआ था, उसमें हाथ टूटा, दर्द बहुत तेज हो रहा था। तो हम वहाँ से, हमें 2-4 कार्यकर्ता वहाँ के, हम जब लीडर जो बड़े थे, हमने उनको लगा दिया कि ऐसा है कि सबको शांत बनाए रहिए, किसी प्रकार कोई आगजनी नहीं करना है, किसी प्रकार कोई विवाद नहीं करना है, किसी तरह का, हम लोग संविधान के रास्ते पर हमको बने रहना है, हमें कानून को बचाना है। किसी ने कुछ नहीं किया।
उसी के बचाने के बाद हम चले गए अपने एक नेता घर। इधर से सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट का कहीं फरमान होता है कि ये निकल करके नेता भागा है, इसको गिरफ्तार करना है। ठीक है। पुलिस क्या कि वीडियो बन गया था, अब वीडियो में फुल फ्लैश हमको दिखा रहे थे कि पुलिस पे लाठी मारते हुए फुल। तो ये हुआ कि पुलिस ने जो है हमको घेरना शुरू की। हम जिस नेता के यहाँ गए उस नेता के यहाँ छापा मार दिया, लेकिन हम पकड़े नहीं गए। अच्छा। क्योंकि छापा मारने से पहले हम वहाँ से निकल चुके थे। ठीक है। हम चले गए थे अपने गाँव। ठीक है। हम गांव इसलिए गए थे कि हम सूचना, हमारे पास मोबाइल उस समय नहीं था, हमारे गांव टेलीफोन था, उस टेलीफोन से मुझे फ़ोन करना था। ठीक है। मैंने फ़ोन किया किसको? अपने एक वकील को, ठीक, कि ये सूचना थोड़ा हो जाए। उन्होंने, एक विधायक थे वहीं के अजय राय, जो आज प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उस समय वो विधायक थे। अच्छा। कि हमारे नेता को थाने में ले जाकर कहीं ये लोग मारे ना, क्योंकि मंशा ये थी कि ये लोग यहाँ अगर नहीं पीटे गए तो इनको थाने में ले चल के पीट दिया जाए। अच्छा। वहाँ गए, इनको सूचना मिली, टीवी पे चल रहा था, उस समय सारे चैनलों पे चल रहा था, छोटे छोटे जो गांव जिले के चैनल थे उस पे चल रहा था। उनको सूचना मिल गई कि हमारे राजभर जी थाने में बंद है। वो रात को जिस समय लेके जाते हैं शाम को, फिर 7-8 बजे ये लोग माहौल बनाते हैं नेता को मारने के लिए, तभी अजय राय जी आ जाते हैं और सीओ सिटी और एडिशनल एसपी से कहते हैं कि अगर राजभर जी के ऊपर एक भी लाठी बरसी तो हम कैंट थाने को फूंक देंगे। उन्होंने हौसला दिया और उनका बनारस जिले में थोड़ा असर है, ठीक ठाक अच्छा है। उनके असर की वजह से दरोगा सहम गए, सीओ मजिस्ट्रेट सब लोग सहम गए, कोई कार्रवाई नहीं किया। रात को इन लोगों ने मेडिकल करा करके सबको जेल में भेज दिया। जेल में सब लोग चले गए। मुकदमे लगाए गए? हाँ, क्या मुकदमे लगाए गए? मुकदमा वही बहुत सारे मुकदमे, 13 मुकदमे लगाए गए थे, 13 धाराएं लगी थी। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे? हाँ, 13 मुकदमे लगाए गए थे। और हम लोग हमने तय किया, फिर हम सभी लोगों ने तय किया, कार्यकर्ताओं ने तय किया कि ऐसा है कि आपको भी ही, चूंकि बता रहे हैं आपके वीडियो में जब आप दिखाई दे रहे थे, तो आपको भी अरेस्ट किया गया? हाँ, अरेस्ट करने की बात हो रही, लेकिन अरेस्ट नहीं कर पाए। अच्छा। क्योंकि हम पहचान में नहीं आ रहे थे। ठीक है। नाम नहीं पता था? हाँ, नाम नहीं पता था कि उसमें नाम कोई जन्म नहीं करता। तो आप पे मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ? नहीं, मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। फिर ये हुआ कि ये जेल चले गए हैं। जेल में वकील जाते हैं मिलने के लिए, फिर बाकी आगे के प्रोसेस होता है जमानत कराने के लिए। तो उसमें जज के सामने सभी लोग पेश करते हैं, सरकारी वकील और अपना हमारे पक्ष का वकील, दोनों ने बहस किया। फरवरी माह का जो खिचड़ी होता है, बस ना, खिचड़ी के दिन हमारे नेता, जनवरी में होता है? हाँ, जनवरी में, वही 13 तारीख को खिचड़ी जो होता है, उसी 13 तारीख को उनकी रिहाई हुई थी। ठीक है। उसी समय हम लोग संकल्प लिए थे, जिस लाठी से, जिस दौड़ से बीएसपी ने हमारे नेता को जेल में भेजा था, हमारा एक ही संकल्प होगा कि बीएसपी को उस जमीन से, जिस तापमान से बीएसपी आगे बढ़ी है, उसी जमीन पर लाके पटकना हमारा काम होगा। ठीक है। इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। हम लोगों ने संपूर्ण जन न्याय संदेश रथ निकाला और नारा दिया, बसपा के खेल में ओम प्रकाश राजभर जेल में। ये हेडलाइन दिया था, हमारा बैनर बना, पोस्टर बना, हैंडबिल बना, सब एक पर, कि बसपा के खेल में ओम प्रकाश राजभर जेल में। शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम होगा भारतीय समाज पार्टी। और यह बगावत तब तक नहीं रुकेगी जब तक बीएसपी को खत्म नहीं कर दिया जाएगा। क्या बात है। और संघर्ष किया गया। 2012 में हम लोगों ने 201 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा दिए। 201 विधानसभा सीटों पर। कब लड़ा ये 2012 में। हाँ, ठीक है। लड़ाया। गठबंधन किया किसी? गठबंधन किसी से नहीं किया। ठीक है। 201 सीटों पे 201 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा दिया। ठीक है। और बीएसपी का जो तापमान था, हाँ, उस तापमान को, अगला परिणाम जब आया, हाँ, तो उस तापमान को देश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने देखा। उस संगठन के लोगों ने भी देखा, जिन संगठन को ये तापमान पता था कि ये ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं कर सकते हैं, भारतीय समाज पार्टी कुछ नहीं कर सकती, पीला झंडा कुछ नहीं कर सकता, छड़ी निशान कुछ नहीं कर सकता। तो हमने बीएसपी को उस तापमान से ला करके नीचे गिराने का काम किया और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। जिन सीटों पर बीएसपी जीतती थी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 से, उस सीटों पर 10,000, 15,000, 20,000 वोट से हार गई। कम से कम हमको लगता है कि 70-80 सीटों पर बीएसपी बुरी तरीके से पराजय हो गई। उन क्षेत्रों में पराजय हुई जहां हम लोगों ने कैंपेन चलाया था। फिर 2014 का चुनाव आ जाता है। 14 में हम लोग अपना 19 सीटों पर, 32 सीटों पर अकेले लड़ते हैं। तब तक बीच में गठबंधन
आपने 14 में एनडीए से गठबंधन किया या बाद में किया? 17 में नहीं, किया 14 के बाद किया। 14 में हम लोगों ने एक छोटे छोटे मोर्चा बनाए जा रहे ठीक थे है। कि छोटे छोटे मोर्चा बने, उसमें सब लोग समाहित हो। बहुत सारी पार्टियां, इस धरती का कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हमारे मंच पर ना आया हो। ठीक है। राष्ट्रीय राजनीति में जो भी पार्टियां हैं सभी पार्टियां हमारे मंच पर आई, चाहे वो कांग्रेस हो। आपके मंच पे आई या हमारे आप उनके मंच पर, गए? हमारे मंच पर। यही तो शर्त है ठीक है कि हम दूसरे के मंच पर नहीं जाते हैं, हम अपने मंच पर लोगों को बुलाते हैं। ओके, और यही शर्त पर समझौता भी बीजेपी से हुआ था ठीक है। कि हम आपका मंच साझा नहीं करेंगे, पहले आप हमारे मंच पर आइए, हमारी चीज़ों को देखिए, हमारी ताकत को देखिए कि ये ताकत हमारी क्या है। तो वही अकेले लड़े, लेकिन जो लक्ष्य हमारा था, हमारा समाज बड़े पैमाने पर बीएसपी के साथ था। 2012 से पहले बड़े पैमाने पर 90% वोट बीएसपी को जाता था, सपा को नहीं जाता था, बीजेपी को नहीं जाता था, कांग्रेस को नहीं जाता था। भले जगजीवन राम जी उस समय बीएसपी में जोड़ने के, कांग्रेस में जोड़ने के बाद किया, कुछ नहीं किया। हमारा समाज 90% बसपा को वोट देता था और एक मुश्त वोट देता था। मिलता क्या था? एक तो टिकट, एक तो मंत्री, एक तो टिकट, एक तो मंत्री। हमारे समाज के लोग भी उसी में पागल हो जाते थे। जब उनको सामाजिक चेतना और राजनीतिक भागीदारी दिखाई देने लगा कि पीला झंडा, छड़ी निशान, ओम प्रकाश राजभर, ये हमारे समाज की एक पहचान बना सकते हैं, तो वही नारा लगा कि था कि सभी दलों ने अपने महापुरुष के नाम पर नारा लगाया कि भाई जय समाजवाद तो सरकार सपा की, जय श्री राम भाजपा की सरकार, जय भीम तो बसपा की सरकार। तो फिर हम जय सोल्दे क्यों नहीं लगाते हैं? तो नारा ये कब चालू हुआ? ये नारा 2002 में चालू हो गया था, लेकिन 2002 प्रचलित धीरे धीरे हुआ। लोग धीरे धीरे उसमें कहते थे कि जय सोल्दे जब बोलते थे ना, तो कहते कहा ये अपने बाबू का नाम ले रहे हैं क्या, कहा अपने दादा का नाम ले रहे हैं। तो उस समय धीरे धीरे प्रचलित नहीं था। प्रचलित होते होते टॉप 10 की सूची में आ गया कि सब जय सोल्दे बोलना शुरू किए। और जब बोलने लगे 2014 जैसे ही चुनाव बीता, 14 के बीच में एक उपचुनाव होता है 15 में, वो उपचुनाव होता है गाजीपुर की जंगीपुर। ठीक है। जो वहाँ के विधायक थे वो उनका एक्सपायर हुए थे, उन्हीं की सीट पर चुनाव हो रहा था। और उस समय विकास पुरुष कहे जाते थे मनोज सिन्हा जी, गाजीपुर के जो राज्यपाल अभी हैं झारखंड, वो जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा कि हम इस सीट को जिता के बीजेपी को देंगे। उस समय हम लोग भी लड़ लिए और हम लोगों के वोट पर जितना प्रहार किया उस समय बीजेपी की तरफ से, उतना प्रहार मैंने अपनी राजनीति में कभी नहीं देखा। क्या क्या प्रहार किया उन्होंने? हर स्तर पर प्रहार किया, जिस चल भल कल सब हर स्तर का प्रयोग किया गया, लेकिन वोट उनको नहीं मिला। इसकी रिपोर्ट आरएसएस की तरफ से गई, इसकी रिपोर्ट संघ वालों ने दिया, इसकी रिपोर्ट विश्व हिंदू परिषद ने दिया। मतलब फिर वहाँ पे वहाँ वही सपा जीत गई, सपा जीत गई, वहाँ वही जीती। लेकिन ये जितना वोट से हारे उसका 2 गुना वोट हमारे पास आ गया। जैसे आपने बताया अभी कि सोहेलदेव जो पार्टी है उसका जो मेन एजेंडा है, जो मेन काम है, गरीबों को न्याय दिलाना, गरीबों की लड़ाई लड़ना। 2017 में आप बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं, क्या रीज़न था? बीजेपी से गठबंधन करने का रीजन ये था कि जो वंचित वर्ग है, उत्तर प्रदेश में 38% अति पिछड़ा वोट है। ठीक है। और 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आता है। उस फैसले में तमाम भर्तियों का जिक्र होता है कि इस भर्ती में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप सी, इन भर्तियों में बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार अपने समुदाय को अकेले लाभ देने का काम किया। ठीक है। जिसमें दलित वर्ग में जो अति दलित वोट है उसको कुछ नहीं मिला, पिछड़े वर्ग में जो अति पिछड़ा वो वर्ग है उसको कुछ नहीं मिला। फिर यह रिपोर्ट हमने जनता के बीच में प्रस्तुत करना शुरू किया कि अपनी आबादी से ज़्यादा अगर आरक्षण का लाभ, अपनी आबादी से ज़्यादा अगर नौकरियों का हिस्सा अकेले ये ले रहे हैं सरकार बना के, तो फिर ये समाज के बीच में जा कर के उस समाज को समझाते कैसे हैं, इस समाज को कैसे गुमराह करते हैं। उस गुमराहियत को हमने समाज के बीच में रखा कि अगर मंडल कमीशन लागू हुआ, बीपी सिंह जी ने 89 में जब आरक्षण की व्यवस्था किया कि 27% पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलेगा, जो छूटे हुए लोग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। फिर इस आरक्षण से 31-32 साल हो गया, वंचित क्यों रखा गया? वंचित करने वाला कौन है? इनका हक लूटने वाला कौन है? इनको धोखा देने वाला कौन है? तो समाजवादी पार्टी सामने आने लगी, बीएसपी सामने आने लगी। जनता को समझ में आने लगा कि हाँ, अगर 31 साल में एक सिपाही, एक दरोगा, एक लेखपाल, एक तहसीलदार, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, लोहार, कुहार, धोबी, दरकार, खट्टिक, पासी, नट, हेला, कुजड़ा, बांसफोर, बंजारा, आरा, करकवंशी,
जो जातियां हैं, अगर इनको एक एक सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, लेखपाल, तहसीलदार, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की व्यवस्था हुई होती तो फिर ये भी जातियां आज धरातल पर दिखाई देती। लेकिन ये जातियां दिखाई क्यों नहीं देती? चले जाइए पूरे उत्तर प्रदेश के किसी थाने पर राजभर को दरोगा बनने का अवसर नहीं, किसी बंजारा को दरोगा बनने का अवसर नहीं, किसी अरकोंसी को दरोगा बनने का अवसर नहीं। इसका मतलब कि जो बाबा साहब ने बराबरी का हक दिया, उनके रास्ते पर चल करके समाज को गुमराह करके इन्होंने सत्ता बना लिया, लेकिन इनको बाबा साहब के रास्ते से भटका करके इनको लूट लिया और लूटने वाले लोगों को बेनकाब करना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने जनता के बीच में जाके कहा कि जनता आप जज हो, इस देश के फैसला देने वाले आप हो, मालिक आप हो, वोट आप देते हो, नेता आप चयन करते हो। नेता जब दिल्ली और लखनऊ जाता है तो आपके हक अधिकार की बात नहीं करता है। देखो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारी पार्टी आपके हक और अधिकार की बात करेगी। बीजेपी को लगा कि नहीं, यहाँ जहाँ पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के साथ धोखा हुआ है, दलित अति दलित के साथ धोखा हुआ है, उसमें से इन समाज को जोड़ने के लिए राजभर का सहयोग लिया जाए। गठबंधन हुआ, 8 सीटें मिली, 4 सीटें हम लोग जीते, मंत्री बनाए गए पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन सशक्ति का। 8 सीटें कैसे हार गए आप? 8 सीटें कैसे हार गए 8 में? इसमें से 4 सीटें हम लोग हार इसलिए गए कि कुछ हमारे संगठन की कमजोरी थी और कुछ हमारे आपसी सामंजस्य न बनने की वजह से, क्योंकि नए नए हम लोग राजनीतिक मैदान के खिलाड़ी थे। कुछ चीज़ें हम लोग धोखा में हो गए, 2000, 1500, 2500, 3000 धन से कमज़ोर हो गए, पैसा से कमज़ोर हो गए। इसी की वजह से चुनाव हार गए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे उनके पास पैसे नहीं था। हम लोग चंदा मांग मांग कर चुनाव लड़ रहे थे, तो चंदा मांगने वाला एक तरफ बोरा खुल रहा है और एक तरफ पर्स खुल रहा है, तो फर्क तो है ही है। तो बोरा में से माल निकल रहा है। आपको लगता है ये सब जो चुनाव लड़े जाते हैं वो पैसे से लड़े जाते हैं? आज की राजनीति तो ऐसे ही दिख रही है, पैसे पे है कि जितना पब्लिक के बीच में आप जाएंगे, भौकाल दिखाएंगे, जलवा दिखाएंगे और ये सब दारू मुर्गा पैसा पर लोगों को देंगे तो लोग वोट देते हैं। लेकिन हमारे समाज का और हम लोग पार्टी के लोग न दारू देते हैं, न मुर्गा देते हैं, न पैसा बांटते हैं, हम विचार बांटते हैं। तो विचारों से वोट लेता हूँ। हम तो सावधान करता हूँ, दारू मुर्गा कच्चा वोट, ठीक है, और आपका जो संवैधानिक वोट है सुरक्षित अपने परिवार को करते हैं, ये पक्का वोट है। अपने वोट की करो। 2017 में आप बीजेपी में आए, सरकार बनाई और आपके पिताजी मंत्री भी रहे, ठीक है, कैबिनेट मंत्री रहे। इसके बाद ऐसा क्या हो गया कि 2022 में आपको जो है संगठन से तोड़ना पड़ा और दूसरी पार्टी के लिए और देखना पड़ा, जिस पार्टी का भी आप बता रहे हैं कि वो पार्टी ठीक नहीं थी, उन्होंने एक पर्टिकुलर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया? देखिए, मुझे उस समय का ये घटना समझ में आता है कि जिस लड़ाई को लेकर हम वहाँ गए थे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जब अति पिछड़े और अति दलित को न्याय दिलाने के लिए गठबंधन हुआ था, तो फिर जब सत्ता अति पिछड़े अति दलितों को ने बनाया, तो फिर इनके हक के लिए काम शुरू क्यों नहीं हुआ? हमारे नेता कभी झुक करके राजनीति नहीं करते, खुल के राजनीति करते हैं। जो दिमाग में है, जो दिल में है, वो जुबान में है। अपोजिशन वाले कहते हैं कि बीजेपी या एनडीए गठबंधन है वो स्वर्ण समाज को प्रमोट करता है, उन्हीं की पार्टी है, निचले पायदान के लोगों की पार्टी नहीं है ना, निचले पायदान के लोगों की वहाँ पे इज्जत है। देखिए, अगर दूसरे पार्टियों की बात करेंगे तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जनेश्वर मिश्रा जी को प्रमोट किए। समाजवादी पार्टी उठा के देखिए, अभी प्रतिपक्ष नेता किसको बनाया है? माता प्रसाद पांडे जी। ये कौन है? पीडीए है, यही इनका पीडीए है। वास्तव पीडीए देखिए, इनका सच्चाई यही पीडीए का। राज्यसभा देखिए, चाचा वहाँ कब्जा किए हैं। विधानसभा में देखिए, वो कब्जा किए हुए हैं। 5 सांसद है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले कब्जा किए हैं। कहाँ गए पीडीए? अभी 7 लोकसभा विधानसभा उपचुनाव हुआ, 7 उपचुनाव हुआ, कहाँ गए पीडीए? नहीं, अभी उनका अब आप उठा के देखिए, कहीं कुछ नहीं। आप उनको लोकसभा में देख लीजिए, उन्होंने पीडीए में टिकट नहीं दिए हैं। पीडीए में टिकट जीते भी हैं। वो तो धोखा में जीत गए सब ना। अंधे के हाथ में बटन लग गया। सबसे ज्यादा किसको टिकट बांटी उन्होंने? समाज को बांटी, पीडीए को बांटी, जिसको बांटी, अल्पसंख्यकों को बांटी, सबको तो बांटी। देखिए, जिसको उन्होंने बांटा, 2024 का चुनाव ऐसा हो गया कि ये अंधे के हाथ में बटेर लग जाना। अच्छा, क्यों? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, ये अंधे के हाथ में बटेर लग जाना, ये विपक्ष के हाथ लग गया था। वो चिल्लाने लगे, डफली बजाने लगे, जेबा में संविधान लेके घूमने लगे। ठीक,
भारतीय समाज पार्टी संविधान को सर माथे पर लेके चलती है, लेकिन संविधान मानते हैं ये लोग? प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था, जरा पूछिएगा समाजवादी पार्टी से। बाबा साहब के संविधान लेके जेबा में घूमते हैं, पूछिए कि जब सरकार थी अंबेडकर पार्क को गिरा करके क्या बनाने की बात हो रही थी, उनसे पूछिएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में मानवर कांसीराम साहब के नाम पर जितने जिले बने गए थे उन जिलों का नाम क्यों बदला गया था? पिछड़े महापुरुष, मैं चैलेंज करता हूं कि समाजवादी पार्टी अपने बैनर पर कभी महाराजा सुहेलदेव राजभर का फोटो नहीं लगा सकती। वो तो कहते हैं हम, हमारे पास तो सबका सम्मान है, सुहेलदेव जी का भी नहीं सम्मान देते हैं है, सम्मान। ये जानते हैं क्या है? साहब का सम्मान है, इनका कांसीराम जी का भी इनका सम्मान बस इतना है, गले में माला, विचारों पर ताला, इनका यही सम्मान है। आपको लगता है कि उनके विचार जो है खत्म हो रहे हैं? बिल्कुल खत्म हो गए। इनका विचार औरंगजेब से मिलता है, इनका विचार हुमायूं से मिलता है, इनका विचार अकबर से मिलता है, इनका विचार जो है सलार मसूद से मिलता है। फिर जब उनका विचार इनसे मिलता था, आपको पता है फिर क्यों आप दोबारा? हाँ, इसलिए गए थे कि वो नारा दिए थे, नई सपा है नई हवा है। हम तो जब साथ चले गए तब मुझे पता चला कि तो वह पुरानी सपा है। अच्छा, नारा दे के आए थे, बोलिए नारा नहीं दिया था इन्होंने, नया नारा दिया था कि हम नई सपा नई हवा लेके आ रहे हैं। तो हमको भी लगा कि नई सपा में हमारे समाज के अति पिछड़े वर्गों का कल्याण हो जाएगा। हम तो अति पिछड़े वर्गों को टिकट मांग रहे थे कि आप प्रजापति को टिकट दीजिए, आप कश्यप को टिकट दीजिए, आप पाल को टिकट दीजिए, आप नाई को टिकट दीजिए, हरकुवंशी को टिकट दीजिए, बंजारा को टिकट दीजिए। आज की राजनीति में चैलेंज करता हूं कि समाजवादी पार्टी एक भी बंजारा को 4 बार के कार्यकाल में एक भी विधायक का टिकट नहीं दिया, जिला पंचायत का टिकट नहीं दिया। अब वोट सबका चाहिए, एक भी हरकुवंशी को टिकट नहीं दिया। उनका कहना है कि जो व्यक्ति वहां जीतेगा हम उनको टिकट देंगे, वोट खराब क्यों करवाएंगे? नहीं तो तब बात करते हैं, ये तो बात सही आ गया। तब इसका मतलब आप उनका धोखा मोट लेना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं लेना झूठ बोलते हैं, इसका मतलब पब्लिक के बीच में झूठ पहुंचाते हैं कि नहीं टिकट नहीं दोगे अब वोट चाहिए, ये तो संभव नहीं है। अब टिकट भी चाहिए, वोट भी चाहिए, और समाज के बीच में सम्मान भी चाहिए। ये नहीं होगा गले में माला विचारों पर ताला। आपकी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा स्पष्ट है कि वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय के स्तर पर खड़ा करना। जो अंतिम कतार में व्यक्ति खड़ा है, जो पंडित दीनदयाल की सोच थी, जो सोच मानवर कांसीराम की थी, जो सोच डॉक्टर अंबेडकर की थी, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं कि जितने वंचित वर्ग हैं, जितने पिछड़े पछाड़े गए लोग हैं, जितने शोषित वर्ग हैं, उन वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि जब तक प्रतिनिधित्व हर वर्ग का सदन में नहीं पहुंचेगा तब तक उसकी आवाज कोई नहीं बन सकता। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सदन में खड़ा होकर के जब इस बात की चर्चा करते हैं कि 25 लाख रुपया हर गरीब के इलाज के लिए पैसा आता है, जानते हैं इसी पैसे को कभी समाज के बीच में किसी नेता ने नहीं बताया कि 25 लाख रुपया गरीब के इलाज के लिए आता है, वो खर्चा गरीब के बीच में होनी चाहिए। जब माननीय ओम प्रकाश राजभर सदन में गए, जब सदन में चिल्लाए कि 25 लाख रुपया तो हमको मिला, हमने तो गरीब के बीच में बांटा, यहाँ बताओ 403 विधायकों में कौन गरीबों के बीच में पैसा बांट रहा है? तो मुख्यमंत्री खड़ा होकर कहते हैं कि गरीबों की सबसे ज्यादा चिंता कोई कर रहा है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सबसे ज्यादा गरीबों को पैसा दिलाने का काम किए, तो इन्होंने किया। वही मुख्यमंत्री जी की पार्टी से कई लोगों ने ये कहा, जब आपने पार्टी से गठबंधन तोड़ा और आप सपा में शामिल हुए, कहा ओम प्रकाश राजभर जी जब तक यहाँ मंत्री थे उनको लग रहा था कि सरकार बदल जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो मलाई यहाँ छानी, इसके बाद वो सपा में चले गए कि सपा की सरकार बनने वाली है तो वहाँ मलाई छानी। नहीं, वहाँ हम राजनीतिक भागीदारी मांग रहे थे। वास्तविक कितनी टिकट पे चुनाव लड़ा था? देखिए हम लोग 16 सीट मांगे थे। देखिए इन्होंने छल तो हमारे साथ उसी समय कर दिया जिस दिन उन्होंने टिकट गठबंधन कैसे निभाया जाता है कि आपकी पार्टी हमारी पार्टी, आप अपने कैंडिडेट लड़ाइए, हम अपने कैंडिडेट लड़ाए, आपके आदमी आपकी पार्टी की हैं, हमारे आदमी हमारे, क्या हमारी पार्टी में लड़ने वाले आदमी नहीं थे? इन्होंने क्या शर्त रखा? जब देखा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरा माहौल खड़ा कर दिए हैं, इनके पक्ष में आ गया है, तो इन्होंने ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेलिंग क्या किया कि अपना कैंडिडेट हमारे सिंबल पर लड़ा दिया। और ऐसा लड़ाया मुर्दा था। कौन था वो कैंडिडेट? कैंडिडेट ऐसे थे जैसे महाराजगंज के, उठा के देखिए। इन्होंने पासवान को लड़ा दिया, जिनको वहां के लोग खुद नहीं पसंद करते थे। हमने वहां कुशवाहा को लड़ाने की बात किया कि एक वहीं के दलित नेता था, उसको हमने लड़ाने की बात किया। खड्डा की सीट पर कुशवाहा लड़ाने की बात किया, चौहान को लड़ाने, इन्होंने चौहान लड़ा दिया। तो जो हमारे सीट पर हराने का प्लान इन्होंने गढ़ दिया था, नहीं तो हम कम से कम 12 से 15 सीटें हम चुनाव जीत जाते। लेकिन जब उनको साजिश, टिकट कितनी सीटों पर? 16 सीटें दी थी, जिसमें से इन्होंने 9 से 10 सीटें जो है अपने उम्मीदवार दिए थे। अच्छा, इनका प्रत्याशी था, हमारा सिंबल था। ठीक है। और उसमें सब वही जिनको हारना लिखा था, जैसे हार
तय करके उन्होंने भेजा था कि ये हारने वाले हैं, इनको लड़ा दो, नहीं तो इनकी पार्टी अगर 16 सीट में से 12 सीट जीत जाएगी तो हमारी पार्टी से बड़ी हो जाएगी, हमारी पार्टी के सामने लड़ने लगी। तो ये साजिश हम लोग समझ में आ गए। मूल वो लड़ाई नहीं थी, सीट उठ कर नहीं लड़ाई था, मूल लड़ाई था कि आप इस मैदान में उतरे हैं तो खुलकर कहिए कि हम सरकार बनाएंगे इस शर्त पर कि हम अति पिछड़ों को टिकट देंगे, अति पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी देंगे और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, इस शर्त पर हम आपके साथ रहेंगे। जब उन्होंने मंच पर बोलना बंद कर दिया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चिल्लाते थे मंच पर, तो ये मुस्कुराते थे, हंसते थे, ऐसे ऐसे बाँह मोड़ते थे, टोपी ऐसे ऐसे 12 बार करते थे, हाथ ऐसे ऐसे करते थे, बुझा रहा था कि सिनेमा की शूटिंग हो रही है। और अंदर कह रहे हैं, जब चुनाव संपन्न होने के बाद जब हम लोग आए, अंदर कह रहे हैं कि हम तो खुद नहीं चाह रहे थे कि हमारी सरकार बने, हम तो जान ही गए थे तो नहीं चाह रहे हो सरकार बने, अगर चाहे होती सरकार बन गई होती। अखिलेश जी ने कहा, हाँ ये बात कहा, बहुत बड़ी बात कि हम तो खुद ही नहीं चाहते थे कि हमारी सरकार बन जाए। ऐसा वो तो वो इसलिए कहे, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं, सरकार वो बनाने के मेहनत लिए कहाँ तो कर रहे थे, वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे थे कि वो मेहनत कर रहे थे। अच्छा, अगर वो 2022 चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर काम नहीं करते तो फिर ये सरकार नहीं बना लिए होते। जहाँ जहाँ हम लोगों ने टिकट बदलने की बात, 136 सीटों बदलने की बात किया कि 26 सीट बदल दीजिए, सब हारने वाली सीट है, तो कह रहे नहीं सब जीतेंगे। जब आप गठबंधन के सहयोगों की बातें नहीं सुन, आपने बातों में ये कहा कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम करे, क्या बी टीम बन के काम हाँ, कर रहे अभी भी बी टीम बन के काम करते हैं। बीजेपी का भी हाँ, अभी भी बी टीम बन के काम करते हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये दिन भर बीजेपी गरियाते हैं, रात को गुलदस्ता ले जा कहते हैं महाराज जी नमस्कार, मोदी जी नमस्कार, और कहते हैं कि हमारी फैलिया पर देखा ध्यान रखिएगा, उसको खोलना नहीं। तो फिर तो वो आपकी भी टीम ही हो गए। नहीं नहीं, वो हमारे बी टीम क्या है, वो अब उससे बड़े वाले पार्टी की बी टीम है ना, वो तो हमारे दुश्मन बन गए। अच्छा, वो इनके समाज के लोग जो उनके पटिया से जुड़े हुए हैं ना, वो जब अरुण राजभर, पीला गमछा, माननीय ओम प्रकाश राजभर का नमवा सुनते हैं तो वो नशा चढ़ जाता है, गरियाना चालू कर देते हैं, यहाँ तक माई बहन की गाली देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कोई भी ऐसे बयान में कुछ खराब बोला नहीं नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी के लिए, बिल्कुल। जबकि ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत कुछ बोला। नहीं, बहुत कुछ बोला उन्होंने। उनके अंदर राजनीति का जो एक परिपक्वता होनी चाहिए वो नहीं है। वो विरासत के नेता हैं, सियासत के नेता नहीं है, संघर्षों के नेता नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव सरकार बना करके उनको थमा के चले गए। मंच पर जिस तरह का बदसलूकी हुआ था, कोई अपने पिता को मंच से धक्का मार के भगाता है, कोई अपने चाचा को मंच से धक्का कहाँ दिए थे? अरे क्या तमाशा हुआ था देश में, कोई छुपा है कि उन्होंने ले लिया, वो बुजुर्ग हुए थे तो अपने पिता की जिम्मेदारी सब लोग लेके आगे बढ़ते हैं, आप नहीं बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हाँ, जब हमारे पिता मंच पर हैं तो हमारे पिता का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर अपने पिता का अपमान आपका बेटा कर रहा है तो वो बेटा किस काम का है जो अपने पिता का ही अपमान करने में लगा हुआ है? समाज में क्या संदेश? अपमान किए थे वो बोल रहे थे चाचा के साथ अन्याय हुआ, चाचा बोल रहे थे किसी अधिकारी को लेकर के, मंच छीन करके झटक दिया गया बाहर, धक्का दे के नीचे उतार दिया। अपने पिताजी बोल रहे थे, उनका माइक लेके छीन लिया गया, कुछ नहीं बोलने देना है, कुर्सी पर बैठा देना, धक्का दे करके बैठिए, कुछ नहीं करना है आपको। बहुत तमाशा हुआ था। ये तमाशा प्रदेश नहीं, हम ही नहीं, ये धरतिया बच्चे जानते हैं कि क्या तमाशा हुआ था। चाचा ऐसे ही अलग होकर के पंचायत नहीं कर रहे थे घूम घूम करके, वो तो नौटंकी उनकी अलग हो गई, वो अलग विषय है। लेकिन जो लड़ाई भारतीय समाज पार्टी की है, जो लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की है, वो अगर पिछड़ों के नेता हैं, देखिए बात यही है, वो इसीलिए तो नहीं चाहते हैं कि कोई पिछड़े वर्ग का नेता हमारे सामने नेतागिरी न करे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अगर आप पिछड़े वर्ग के नेता हैं तो ओम प्रकाश राजभर जी अति पिछड़े वर्गों के नेता हैं। अगर बहन जी दलितों के नेता कहे जाती हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अति दलितों के नेता। ये लड़ाई उन पार्टियों को पसंद नहीं आ रही। नहीं तो अब जब आप सरकार में हैं, 2022 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में बीजेपी ने सरकार बनाई, कुछ समय तक आप बाहर रहे, ना आप सपा में रहे ना आप बीजेपी में रहे, उसके बाद आप बीजेपी में वापस आ जाते हैं। तो जब बीजेपी से आप चले गए, आपकी तो एक विचारधारा की राजनीति है, तो वापस बीजेपी में क्यों आना पड़ा? इसलिए आए कि हमारी विचारधारा पर मोहर लगने लगा। हाँ, अभी काम हो रहा है दलितों हाँ का बिल्कुल, इसलिए लगने लगा कि जो काम कांग्रेस को कर देना चाहिए, जो काम सपा बसपा को कर देना चाहिए, हमारे लड़ने के बाद, हमारे संघर्ष करने के बाद, हमारी आवाज उठाने के बाद। देखिए, हमने समाज को कुछ दिया नहीं हो, लेकिन आवाज को हमने उनको एक स्वर दिया, साहस दिया, संघर्ष करने का रास्ता दिया, और सफल हुए हम उस दिन जब इस देश में पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा
लोकसभा और राज्यसभा से पास करा करके राष्ट्रपति के पास फाइल भेजी गई थी। जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको राष्ट्रीय संवैधानिक दर्जा दिया गया। समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी से इतना चिढ़ते क्यों हैं? ना, हम लोग चिढ़ते नहीं हैं, अच्छे नेता हैं। हाँ। उनके जो दिमाग का अभी आप देखिए, अभी आप अच्छे नेता बता रहे हैं, इससे पहले कुछ और बोल रहे थे। नहीं, राजनीतिक दल एक बड़ा राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल विरासत में मिली है, नेता हैं तो नेता सब अच्छे होते हैं। ठीक है। नेताओं की विचारधारा ठीक है। जो जब तक स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के हाथ में थी तब तक वो समाजवादी पार्टी थी। ठीक है। उसके बाद जब इनके हाथ में आई, चोर उच्चकों की पार्टी हो गई, जमीन कब्जा करने वालों की पार्टी हो गई, गरीबों के साथ अन्याय करने वालों की हो गई। क्या भाजपा में नहीं हो रहा है सब? नहीं, देखिए, आए दिन कोई ना कोई खबर आ रही है कि उन्होंने हमारी जमीन कब्जा ली। अभी एक उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक मंत्री जी हैं, वो सरेआम धमकी दे रहे हैं कि तुम जमीन बेच के दिखाना, हम कब्जा कर लेंगे। नहीं, देखिए, इस सरकार में ही राज मंत्री हैं, क्या नाम उनका? मनोहर लाल पंत। कोई भी मंत्री संतरी होगा। आप उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी की है। कोई भी मंत्री संतरी होगा, वो वीडियो की नहीं देखा? मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी मंत्री होगा इस राज्य का, कोई भी आम जन होगा, अगर आम जन के साथ कोई भी व्यक्ति अन्याय करेगा, प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ, कागज के साथ सरकार के पास पहुंचाए, कोई होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हाँ, वो उसका प्रमाण हमारे सामने है। उसका प्रमाण मैं तो खुद हूँ। हमारे कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ, आप दूसरे दलों का उठा के देखिएगा, हमारे कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ। अभी जब आप विचारधारा की बात करें, उस पर भी आएंगे, विचारधारा पे ही आ जाते हैं। जब 2022 के इलेक्शन के पहले आपने पार्टी छोड़ी, तो जिन योगी के और मोदी के अभी भी गुणगान कर रहे हैं इस समय, उनको आप मठ भेजने की बात कर रहे थे, और मोदी जी को आप हिमालय भेजने की बात कर रहे थे। फिर अचानक से आप मोदी और योगी इतने खास हो गए कि आप इस समय गुणगान करने आप बताइए। अभी एक कॉन्क्लेव में योगी जी बोल रहे थे कि अगर आपको दिल्ली की राजनीति में भेजा जाए तो आप जाना चाहेंगे? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा, मठ में जाना पसंद करूंगा, मैं दिल्ली की राजनीति में जाना पसंद, क्योंकि गोरखपुर के लोगों ने मुझे उत्तर प्रदेश में भेजा है, पार्टी ने हमें नेतृत्व दिया, हमें काम करने का दिया है, हम काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, जनता हमसे खुश हो रही है, जनता के लिए सुरक्षा दे रहे हैं, जनता को व्यवस्थाएं दे रहे हैं, तो हम उत्तर प्रदेश के अलावा बाहर जाने का प्रयास नहीं करेंगे। एक काम करिए, 5 काम बताइए। जब से आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, ओम प्रकाश राजभर जी सत्ता में है, आपकी पार्टी सत्ता में है, तो आपने राजभर समाज और दलित समाज के लिए क्या काम किया? पहला काम 557 करोड़ ओबीसी वर्गों को समाजवादी पार्टी स्कॉलरशिप देती थी। ठीक, हमारी सरकार जब आई, हम सरकार में मंत्री बने, तो हम उसको ले जा करके 1500 करोड़ रुपया कराए थे। पहले 5 लाख लोगों को छात्रवृत्ति मिलती थी, शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती थी। फिर वहां हम लोग जब आए तो 11 लाख लोगों को शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति दिलाया। फिर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, 3000 रुपया बजट कराया पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति, क्योंकि पिछड़े वर्ग के बच्चे छात्रवृत्ति के आश्रित रहते हैं कि हमें छात्रवृत्ति मिलेगा, शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगा तो हम पढ़ाई करेंगे। जो बड़े हाई डिग्री लेने होते हैं, चाहे बीटेक करना होता है, MBBA करना होता है, BCA करना होता है, तो इसमें 60,000, 70,000, 80,000 इसमें स्कॉलरशिप वो फीस लगता है, तो वो बच्चे दे नहीं पाते हैं, इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाते। हजारों बच्चों ने इस बात से खुशी जताई कि जो पूर्व की सरकारों में हम पढ़ नहीं पाते थे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सरकार में शामिल होने के बाद हम लोगों ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। 3000 जिस दिन हुआ उस समय CCC की व्यवस्था कराई गई। ठीक है, O लेवल CCC पर 3000 देते थे एक बच्चे को CCC की ट्रेनिंग लेने के लिए। फिर O लेवल कराया गया जिसमें 15,000 रुपया देते थे कि O लेवल का प्रशिक्षण हो। उसके बाद हम लोगों ने विकलांग कल्याण विभाग नाम था इसका, प्रदेश के लोग जानते ही नहीं थे कि विकलांग कल्याण भी उत्तर प्रदेश में कोई विभाग है। नाम बदल करके इसका दिव्यांगजन कराया गया था। 300 रुपया पेंशन होता था, हम लोगों ने उसको 1200 कराया था। कब करा? 17 में? 2017 में। भाई हम अपनी बात बता रहे, 5 काम का बताया ना। ठीक है। उसके बाद 500 से लेकर के हमने 1200 कराया, 300 से 1200 कराया। फिर उसके बाद जिन छात्रों को शादी अनुदान नहीं मिलते थे, या जो शादी करते थे हमारी महिलाएं घर परिवार में, 50,000 रुपया की जगह उनको 25,000 रुपया मिलता था, हमने उसमें 50,000 कराया था। तमाम जो उत्तर प्रदेश के हमारे जनपद हैं, उन जनपदों में सड़क के जो 4 लेंथ होते थे उसको गांव से और जो कस्बे थे उसमें कनेक्टिविटी नहीं थी। आज जितने 4 लेंथ बने, हाईवे बने, एक्सप्रेसवे बने,
ये हमारी सरकार की देन है। क्या क्या और बताइए, गिनाइए आप कौन देखिए, कौन सा बताइए। एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, वो पहले ही बनते ही उद्घाटन में धंस गया था। नहीं धंस गया था, हम्म, टेक्निकल इशू आई हुई थी, क्यों टेक्निक- तुरंत उस पर रिपेयर हुआ। भाई देखिए, आपके शरीर की कोई गारंटी है नहीं, शरीर की कि नहीं है, कब लेकिन शरीर चीजों की फाल्ट है। हो जाए? नहीं, शरीर की नहीं है। आपके ये मोबाइल की कोई logic नहीं गारंटी हुआ। है कब फाल्ट हो जाए? टेक्निकल देखिए क्या है, सड़क भी बनती है, चाहे उसमें हम चलते हैं, गाड़ी भी लेके चलते हैं, इसमें मोबाइल के भ्रष्टाचार नहीं था इसमें। नहीं, देखिए जो भी अब चीजें, देखिए अखिलेश जी कहते हैं हमने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, और आगरा एक्सप्रेस वे अभी तक चल रहा है। कितनी बार धंसा नहीं देखा क्या आपने? अरे सर, कहाँ- देखा नहीं? कितनी देखा बार नहीं धंसा? क्या अब आप धंसा? बताइए। हम उसमें तो वहाँ से गाड़ियां कई घुस बार- गई, ऐसे हैं? देखिए, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे चले, उनको पता नहीं कि हम सड़क पर जा रहे हैं कि कहीं नहर में घुस रहे हैं। अच्छा, देखा नहीं क्या? आपके पास है उसकी हाँ हाँ वीडियो हाँ, बताइए। हमारे पास है। वो कब प्रदेश का- के लोगों कब ने, हुआ है? अरे ये हमको लगता है जब इस 2014 और 13 के बीच का मामला है इनका, ये उसी में जा रही थी गाड़ी। अब वो गाड़ी बड़ी अच्छी गाड़ी, 41 गाड़ी घसी थी। अब फोटो अखबार में पूरा फ्रंट पेज पर छपा था। खैर वो बात नहीं करता हूँ, बात हम ये करते हैं कि जो विकास की बात, अभी हमारे ठीक है। गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए सपा की सरकार में, बलिया के जिले में मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए। सपा की सरकार में, बीएसपी की सरकार में 4 घंटे बिजली मिलना मुश्किल था। आज की सरकार में आप 18 से 20 घंटा बिजली पा रहे हैं गांव में। समय की सरकारें कहती थी कि हमें ऊपर से फंड नहीं आता था, जितना फंड हमारे पास आया तो हमने कांग्रेस विकास से किया। आपने ऐसे ही गला मिला लिया था। सरकार आप बनवाते हो और पैसा आप ही को नहीं मिलता है, ये किसको मूर्ख बनाते हो? जनता मूर्ख नहीं है, सब जानती है, सब जानती है कि आप बोलते क्या है, करते क्या है। बनवा दिया आपने? हाँ, आप अभी बजट अलॉट हुआ है 27 करोड़ रुपया बलिया के लिए अलॉट हुआ है, और 78 करोड़ रुपया गाजीपुर के लिए अलॉट हुआ है। ठीक है। और जितने मिले फैक्ट्रियां थी, अभी आपको बता दे रहा हूं, जिसको बसपा ने बंद किया, सपा ने चलाना बंद कर दिया। मतलब बंद कर दिया तो खत्म हो गया। कभी उस पर दूसरा प्लान नहीं तैयार किया कि हमारे लोगों को, नौजवानों को रोजगार का अवसर मिले, कि उनको नौकरी मिले की अवसर। उत्तर प्रदेश के जितने चीनी मिले हैं या फैक्ट्रियां हैं, हमारी सरकार ने तय किया है कि हम सारी फैक्ट्रियों को, मिलों को चालू करेंगे। नंबर 2, जितने एयरपोर्ट थे पूर्व की सरकारों में, वर्तमान में आप इंटरनेशनल कितने एयरपोर्ट बना दिए। अयोध्या का आप हालत देखे हैं? आज 5 साल पहले या 10 साल पहले आप अयोध्या जाकर देखते थे, और 10 साल बाद जितनी वहां डेवलपमेंट हुए हैं, मंदिर अपनी जगह है, डेवलपमेंट अपनी जगह पर, जिस 2 लेन से हम चलते थे वहां 6 लेन बन गए। कितने लोगों को रोजगार का अवसर मिला वहां। नंबर 3, जो रोज नहीं, अभी हम आप गिना रहे, काम गिना दूं, हमारे नेता काम गिनिए। ठीक है। सपा की सरकार में खाकी वस्त्र, जो होमगार्ड की वर्दी पहन करके बच्चे जाते थे प्राइमरी स्कूल में, उस समय जूता, मोजा, टाई, बेल्ट नहीं मिलता था। बैग खाली एक ठो अपना फोटो लगा करके दे देते थे कि हमारे पार्टी प्रचार करो। तो उस समय बच्चों से अपनी पार्टी का प्रचार करा। सपा ने जब डिजिटलाइजेशन करा, जब कोई जानता भी नहीं था, अरे छोड़िए, अभी तो आप बतिया सुनिए ना। वर्दी पहनाया, खाकी वस्त्र, होमगार्ड बना दिया, बच्चे जा रहे हैं, पता चले कि होमगार्डों के बच्चे जा रहे हैं। हमारे नेता ने कहा जिस दिन हम सत्ता में जाएंगे, खाकी वस्त्र हटा करके अच्छे ड्रेस का इंतजाम करेंगे, जो प्राइवेट स्कूलों में जो ड्रेस का इंतजाम होता है, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, कॉपी, किताब, फीस, भोजन, वजीफा सब दिलाएंगे। बदल गया देखिए। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों को डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल तरीके से कराने के लिए माननीय ओम प्रकाश राज ने बजट अलॉट करा दिया। और सभी विद्यालयों में, गांव के जितने विद्यालय हैं, अब उनको राजस्थान नहीं जाना होगा, दिल्ली नहीं जाना होगा। जितने किताबें वहाँ छपते हैं, वहाँ पढ़ाए जाते हैं, वही किताबें अब प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं। लड़ाई इस बात की थी कि जो नवोदय विद्यालय में शिक्षा मिलती है, जो केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा मिलती है, यह शिक्षा समाजवादी पार्टी ने प्राइमरी विद्यालय में दिलाने का प्रयास नहीं किया। यह शिक्षा जो हमारे गांव के विद्यालय थे उसमें दिलाने का काम नहीं किया। यह शिक्षा अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्षों का देन है। एक अटल आवासीय विद्यालय हर मंडलों में खुले, यहाँ गरीब मजदूर के बच्चे बिना पैसे में नवोदय और केंद्रीय विद्यालय जैसा शिक्षा वहां हासिल कर रहे हैं, बिना पैसे में। जितने नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के टीचर थे रिटायर हो गए, उनकी ड्यूटी वहां लगाई गई पढ़ाने के लिए। जो पुलिस वालों की कॉलर पकड़ेंगे, हम उनका कलेजा निकाल देंगे। और ये तंज आपको देखते हुए कसा हुआ था, तो आपको बुरा नहीं लगा? देखिए, आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी में
प्रॉपर जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी राजभर जी को वो नहीं मिल रही है, या वहाँ उनके खिलाफ कोई साजिश की जा रही है ताकि 2027 में उनको पार्टी से हटाया जा देखिए, इसमें मान और अपमान का मसला नहीं है। मसला इस बात का है कि बलिया जिले में हमारी चर्चा क्यों हो रही है। भारतीय समाज पार्टी की चर्चा बलिया छोड़ दिए प्रदेश तो देश में क्यों हो रही है। बीजेपी के जो अभी भी मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, वो आपसे अब उस जिले के विधायक हैं, उसी तहसील के अंतर्गत उनका विधानसभा आता है, तब वो कैसे रह जाएंगे कि चैन से कि हमारा चर्चा नहीं हो रहा है। वो तो हमारा समर्थन किए। हमने कहा कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी किसी गरीब के साथ अन्याय करेंगे तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनका आंख निकाल लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर गरीबों के साथ अन्याय होगा कोई भी करेगा, इन्होंने ये नहीं कहा। मैं बता रहा हूँ ना, तो हम उनका कलेजा निकाल लेंगे। किसका कलेजा निकालेंगे? उन लोगों का किनका? जो पुलिस पे को हाथ डालेंगे, उनकी कॉलर पे हाथ डालेंगे, उनका नहीं, यही तो बात आपने, वही बात है, उनका समझने का आपका उल्टा हो गया दिशा। अगर उन्होंने यह बात कहा तो भाई राजनीति में चर्चा में आने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। तो आप सीधे ही मानते हैं कि उन्होंने आपके लिए बोला, बस खत्म कर? नहीं, वो चर्चा में लाने के लिए अपना बोल दिया। तो आपके लिए बोला उन्होंने? नहीं, वो हमारे लिए बोला। किसके लिए? वो तो जनता जानती है किसके लिए बोला। हम क्यों कहेंगे कि हमारे लिए बोला? हम तो कहे कि हमारे समर्थन में बोला। उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं, अब अगर कोई गरीब के साथ कोई अधिकारी कर्मचारी गलत करेगा तो हम उसको लौटा देंगे। तो भाई ये मसला नहीं है। मसला ये है कि सरकार उस गरीब के साथ खड़ा हुई कि नहीं हुई। प्राथमिकता वो एक व्यक्ति है, सरकार के अधिकारी कार्रवाई किए कि नहीं किए, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अगर प्रथम दृष्टिया अगर देखा जाएंगे तो अगर कार्रवाई नहीं होती और ये कलेजा निकालते तो बात समझ में आती। हमने कार्रवाई पहले किया, उनके दल के लोग भी वहां मारे जाते हैं, कभी खड़े होते नजर नहीं आते हैं। अब नजराजा दिखाइए, उनके किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मारे गए, थाने में बंद करके पीट दिया, चड्डी बनियान फाड़ दिया, कभी बोलबा नहीं किए। तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि सभी दलों का एक मिशन है, एक विचार है, झंडा है, तो अपने महापुरुषों के आदर्शों पर बना है। चाहे वो बीजेपी के झंडा हो, चाहे सपा का हो, कांग्रेस का हो। अगर हमारे महापुरुष महाराजा सुहेलदेव राजभर पीला गमछा, पीला झंडा, अपना वस्त्र पीताम्बर लेकर आगे बढ़े हैं, हमने विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाया है, उनको नेस्त नाबूद करके इस राष्ट्र को निर्माण किया है, इस राष्ट्र को बचाने का काम किया है, तो जितना योगदान सबका है उतना योगदान हमारा है। तो हमारे गमछे के साथ कोई अपमान करेगा तो इसको भारतीय समाज पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पीला गमछा ये राजभर समाज का आन मान शान है। ठीक है, अब राजभर समाज की जब आप बात कर रहे हैं तो हमारे राजभर जी की बात कर लेते हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं इस समय। बनारस से वो भी आते हैं, बनारस से आप भी आते हैं, आपने जैसे बताया। उनका एक बयान आता है जब आप सपा में शामिल हो रहे थे और सपा में रह के योगी सरकार के बारे में ना कुछ भी बोल रहे थे, आरोप लगा रहे थे, जो भी चीज़ें चल रही थी वो कर रहे थे। वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर इस समय राजभर समाज की दलाली कर रहे थे। ये इसमें क्या कहते हैं? अभी एक ही सरकार में है तो अभी बातचीत होती है। देखिए, जनता तय करती है कौन क्या है। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज के हीरो हैं। हीरो। ठीक है, अनिल राजभर क्या है? अनिल राजभर क्या है? अनिल राजभर क्या है? जीरो है। सरकार का झुंझुना पकड़ करके चल रहे हैं। सरकार से हटा दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, सरकार से हटा दीजिए, मंत्री से हटा दीजिए, पार्टी हटा दीजिए, 500 लोगों को जुटा दें। चैलेंज करता हूं, 500 नहीं जुटा सकते। राजभर 500 खाटी राजभर जुटा दें। तो भाजपा में है झंडा, भाजपा को ढोएंगे तो भाजपा के लोग जुटते हैं। तो वही मंत्री 2 बार मंत्री बनाए हमारे वजह से बने हैं। आपकी वजह से? बिल्कुल। अगर भारतीय समाज पार्टी नहीं होती ना तो ऐसे लोग कोई पूछबा नहीं करता। अपनी पार्टी में क्यों नहीं जोड़ देते उनको? नहीं, वो कहेंगे कि और मजबूत होगी। नहीं, अरे भाई हमको राजभर, अपने को राजभर मानते तब ना। वो राजभर मानते अपने को तब ना। ये पहले सपा में थे, भाई कहाँ गए पता है? अमर सिंह जी जनमत मोर्चा बनाए थे, जनमंच बनाए थे, जन मोर्चा कोई बनाए थे, उसमें गए थे। कई दलों का दौरा करके जो है बीजेपी में आए हैं। तो हम जो भी हमारे समाज को किसी दल से अवसर मिलेगा तो ये भारतीय समाज पार्टी की। क्यों? 2017 में जब इस्तीफा दिए थे हम लोग, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, तो हमारा विभाग उन्हीं को थमाया गया था। आगे बढ़ाने के बजाय गर्त में पहुंचा दिए। मिशन समाज को आगे बढ़ाने का होता है। अगर आगे बढ़ाने का सोच होगा तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं सोच होगा नहीं बढ़ाएंगे। ये सब देखिए क्या होता है, हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लेकर चर्चा में आते हैं। ये हमारा नाम न लें, सपा के लोग नाम न ले, बसपा के लोग नाम न ले, कांग्रेस के लोग नाम न ले, तो सारे कोई पूछबा नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि सुभाषपा के पास 4-5 तो सीटें हैं और फिर आप कहते हो कि हमारे नाम लेके आते हैं। ऐसा क्या? टीआरपी 4 सीटें हैं और इतनी टीआरपी? सीटों का मसला नहीं है। हाँ, यहाँ विचारों का मतलब मसला है, यहाँ जुबानों का मसला। तो आप कभी आपकी पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी सत्ता में? 10 साल के अंदर हम सत्ता में आ जाएंगे। आपके पूर्ण बहुमत? बिल्कुल आएंगे सत्ता में।
जनता हमको सत्ता में भेजेगी क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता को भरोसा दे रहे हैं कि आपने सभी दलों को देखा है, सभी दलों ने आपके लिए जो किया है कोई एक समान अनिवार्य तो आप कैसे आएंगे? आप कुछ लिमिटेड जातियों की बात करते हैं, आप यादवों से चिढ़ते हैं। आपने अपने बयानों में बोला, जब आपका विवाद चल रहा था, आपने बोला वो यादव जाति के लोग हैं जिन्होंने पीले गमछे वालों को परेशान किया है। तो कैसे आएंगे आप? भगवान शिव को सब मानते हैं ना, कोई एक जाति का मानता है? भगवान शिव को सब मानते हैं ना। हमारे महापुरुष महाराजा सुहेल देव राजभर भगवान शिव के सबसे बड़े पुजारी थे, ठीक। और उस समय भारद्वाज ऋषि नाम बहुत चर्चा था। भारत वर्ष का नाम हमारे भर शासकों के नाम से पड़ा था। नंबर 2 बात कि जिस तरीके से हम समाज के बीच में काम कर रहे हैं, समाज का हर वर्ग, राजभर और राजपूत की दोस्ती बहुत पुरानी रही है। राजपूत और राजभर की दोस्ती बहुत पुरानी रही है। राजभर और राजपूत एक हो गए, अति पिछड़े अति दलित एक हो गए। कौन सत्ता में आने नहीं देगा? सत्ता में वही लोग लाते हैं जिनका इतिहास पुराना होता है। ठीक है, 2025 में बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। कितनी सीटों पे लड़ेंगे? ये वहाँ हम 29 सीटों पर लड़ने का टारगेट बना लिए। 156 विधानसभा सीटों पर काम कर रहे हैं। हरियाणा में आपको मौका दिया नहीं, दिल्ली में आपको पूछा नहीं, तो अब बिहार में आपको नहीं, हरियाणा हमारा संगठन नहीं था, छत्तीसगढ़ में हमारा संगठन नहीं था। देखो जहाँ हमारा संगठन होता दिल्ली है, में तो आप, जहाँ हमारा जनाधार होता है, दिल्ली में तो आप कहते हाँ, हम लड़े थे। कहाँ लड़े? हम 3 सीटों पर लड़े थे अपना। देखिए हम तो आप जीते हो। देखिए जिसके पास ताकत होगी, जनता जिसके साथ खड़ी होगी, सभी पार्टियां उसके साथ खड़ी होगी। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी के पास जनमत नहीं होता, अपार जनसमर्थन नहीं होता, तो क्या बीजेपी हमें सब अलायंस में रखती? बिहार में इससे बड़ा 2 गुना संगठन बिहार में हमारा है। अच्छा। जितनी ताकत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है, जितनी ताकत मऊ में है, जितनी ताकत आजमगढ़ में है, जितनी गाजीपुर में है, उसका डबल ताकत सिवान में है, नवादा में है, औरंगाबाद में है, सासाराम में है। ये आप देखिए, आप उधर के जितने जनपद हैं 32 जनपदों में 28 जनपदों में हमने बड़ी रैली किया है। उतनी बड़ी रैली ना चिराग पासवान कर सकते हैं, ना जीतनराम मांझी कर सकते हैं, ना उपेंद्र कुशवाहा कर सकते हैं। उतनी बड़ी रैली जिस दिन वो करके दिखा देंगे, उस दिन मैं मान जाऊंगा कि आप बिहार में राजनीति कर रहे हो। भारतीय समाज पार्टी एनडीए से ही लड़ेंगे। प्रयास तो चल रहा है कि एनडीए के गठबंधन में हम टिकट नहीं देती है तो क्या करेंगे? देखिए अभी हमारा प्रयास चल रहा है। हमने अपने सेमीफाइनल रिपोर्ट एनडीए गठबंधन के लोगों के सामने रखा। ठीक है। तरारी सीट और एक रामगढ़ की सीट, दोनों सीट पर उपचुनाव हुआ था। हमारे प्रत्याशी मैदान में उतर गए थे और मैदान में उतरकर जनता का समर्थन मिलने लगा, तो बीजेपी को लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे। तो बीजेपी ने कहा कि आप हमारे साथ सहयोग करिए, यहाँ आप समर्थन करिए, आगे हम आपके साथ अलायंस करेंगे। 2 निगम जिनको हमने विड्रॉ कराया था, उनको निगम का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने का भी प्रस्ताव रखा था। हम लोगों ने कहा ठीक है, जब हमारे समायोजन करने की बात है, सरकार में शामिल करने की बात है, गठबंधन में शामिल करने की बात है, तो हम दोनों लोग समर्थन करते। दोनों प्रत्याशी हमारे विड्रॉ किए और समर्थन कर दिए। 30 साल बाद रामगढ़ की सीट जीती बीजेपी, 27 साल बाद तरारी की सीट जीती बीजेपी। अब आप सोच लीजिए कि अगर बीजेपी की हमारी ताकत का आकलन नहीं होता तो हमसे समर्थन नहीं मांगती। इसका मतलब कि हमारा प्रयास ये हो रहा है कि अगर 10,000, 5,000, 8,000, 2,000, 4,000 से आप हार रहे हो बिहार में, तो भारतीय समाज पार्टी आपको हर विधानसभा में 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 उतना वोट दिलाने की क्षमता में है। जिसको वोट की जरूरत होगी, जिसको राजा बनने की जरूरत होगी, वो हमारे सहयोग में हमारा सहयोग लेगी। आप कह रहे हैं कि अगर आपको 29 सीटें बिहार में मिलती हैं और 29 सीटों से 29 को जीतते हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को बिहार में बनाया जाए? नहीं, हमारे पास क्योंकि 45 सीटों के अंदर में ही नीतीश कुमार को वहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया गया था। देखिए अभी हमारा मुख्यमंत्री बनाने का सपना नहीं है। ठीक है। हमारा सपना ये है कि एनडीए गठबंधन वहाँ हमारे साथ आए और हम सब लोग मिल करके वहाँ सरकार बनाया जाए। सरकार में आने के बाद किसको चेहरा देखते हैं आप? देखिए जो एनडीए गठबंधन जिसको चेहरा बना दे। नीतीश कुमार का किया उन्होंने लोग? देखिए अभी तो किया नहीं, घोषणा सामूहिक हुआ नहीं है। अभी एनडीए की तरफ से ऐसा प्रमोटन नहीं, अभी तो अभी आ गया है, न्यूज़ों में चल रहा था। अगर उनको मान लेंगे कि तो हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। ये तो भाई एनडीए गठबंधन में सामूहिक। यूपी में वापस आ जाते हैं। ठीक है। 27 में फिर से इलेक्शन आ रहे हैं विधानसभा के, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए हम लोग अभी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है। जब चुनाव 27 आएगा तो उस समय तय करेंगे कौन सी सीटों पर कितनी लड़ना है। नंबर 2 बात, अभी हाल में होने जा रहा है पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ये सेमीफाइनल माना जाता है। सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को उसमें अवसर मिलता है। हमारा लक्ष्य है कि सेमीफाइनल जीता जाए।
पिछली बार 150 सीटें जीते थे, इस बार हम लोग 500 से ज़्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पंचायत स्तर पर लोग आएंगे तो उसमें हमारी भूमिका विधानसभा की तय होगी। तो हमारा जो टारगेट चल रहा है उसमें हमारे एनडीए से ही गठबंधन रहेगा? हाँ, बिल्कुल एनडीए से गठबंधन करके हम लड़ेंगे। हाँ। अगर एनडीए ने आपको जो टिकट अभी सीटें पे बंटवारा जो हुआ था उतनी ही रखी, उससे नहीं बढ़ाई, तो क्या करेंगे आप? देखिए, जब वो चर्चा होगी तो उस दौर में देखा जाएगा। अभी उस दौर की बातें नहीं आई है। पता चले कि खोखी आवत हो अब अमू बात है पहले, तो कैसे काम चलेगा? आवास क्या करने जा रहे हैं? हम एक जीरो पॉवर्टी स्कीम लाए हैं जिसमें कि 201 योजनाओं से गांव के लोगों को सीधे जोड़ने जा रहे हैं और पंचायत भवन पर उसकी योजना का लाभ मिलेगा। जो दिल्ली में लाभ मिल रहा था सीधे डायरेक्ट, सीधे जनता को सरकार की लाभ, बिचौलिया कुछ नहीं, वही व्यवस्था हम यहाँ लॉन्च किए। अरुण जी, एक बात बताइए, आपके गाजीपुर के एक विधायक हैं, वो आपको पीले गमछा का गिरोह का नेता बताते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता पहले गिरोह चलाते थे और वो लाल टोपी पहन के गिरोह चलाते थे, और जब से पीला टोपी आया है, पीला गमछा आया है, तब से इस गिरोह वालों से लोग सावधान होने लगे। इतनी परेशानी है क्यों पीले गमछे? क्योंकि ये गाजीपुर जिले के जमानिया से विधायक हैं और जमानिया में रहने वाले तमाम राजभरों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाते हैं और लगा करके उनको एक गिरोह में शामिल कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग लेते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से कि गिरोह का ट्रेनिंग कैसे चलाना है, और समाजवादी पार्टी उसी सोच से निकल नहीं पा रही है। मुखिया किसकी बात करें? अखिलेश जी की? हाँ, श्री अखिलेश यादव जी के ट्रेनिंग किसके मास्टर है ना, वो श्री ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश जी ट्रेनिंग देते हैं। श्री ओम प्रकाश सिंह जी जो वहाँ के विधायक हैं, वो इस गिरोह के सरगना के एक हेड मास्टर हैं और ट्रेनिंग अखिलेश यादव जी से लिए। गाजीपुर में ट्रेनिंग शुरू किया। 2004 में एक गांव आता है खड़वल और गजरही, इन दोनों गांव में सैकड़ों राजभर समाज के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया और फर्जी मुकदमा लगा करके उस गिरोह से पैसा वसूलना शुरू किया, समाज को प्रताड़ित करना शुरू किया, समाज को लूटना शुरू किया। लेकिन समाज के लोगों ने जब पीला गमछा उठाया, पीला झंडा उठाया, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जय जयकार लगाया, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2017 में इनको बाहर कर दिया था, विधायक से इनको झटक दिया था। तो हमारा पीला गमछा और पीला टोपी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद नहीं बोले होते तो दोबारा पीला हरदी भी उनको 2022 में नहीं लग पाता। तो ये समाजवादी पार्टी के गिरोह के, लाल टोपी के गिरोह के बड़े सरगना ओम प्रकाश सिंह जी हैं, क्योंकि वो जमानिया के लोगों को गिरोह का सरगना बनाते हैं और समाज के वंचित वर्गों को प्रताड़ित करते हैं, थाने में बंद करा करके अपने कार्यकर्ताओं को वसूली कराते हैं। चलिए, एक और सवाल आ रहा है कि जीरो पॉवर्टी स्कीम क्या है? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में पहली बार, भारतवर्ष में पहली बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की सोच पर, उनके विचार पर, उनके संघर्ष पर माननीय प्रधानमंत्री मोहर लगाया कि पूरे भारत में किसी राज्य में जीरो पॉवर्टी स्कीम लागू नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार जीरो पॉवर्टी स्कीम लागू किया गया, जिसमें सरकार की 201 योजनाओं का लाभ सीधे पंचायत भवन पर पंचायत सहायक के माध्यम से गांव तक पहुंचेगा। 13,75,000 लोगों ने आवेदन किया। 15 लाख लोगों का टारगेट था उनको आवास देने का, उनको फ्री शिक्षा देने का, उनका आयुष्मान कार्ड बनाने का, उनका बिजली का बिल माफ करने का। इस तरह की तमाम योजनाओं का हम लोगों ने उसमें समाहित किया और ये जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के प्रयास से, उनके सहयोग से, योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ये योजना हम उत्तर प्रदेश में लागू कर पाए हैं कि पहली बार उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी स्कीम से जिनको आवास नहीं मिल पाता था, जिनका पेंशन नहीं बन पाता था, जिनका नाली नहीं बन पाता था, खड़ंजा नहीं बन पाता, जिनकी नाली नहीं बन पाती थी, जिनका गांव की सुविधाएं जो उनको नहीं मिल पाती थी, उन योजनाओं का लाभ सीधे जीरो पॉवर्टी से जोड़ करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गांव में विकास के मुख्यधारा में गांव के लोगों को जोड़ने का अभियान चलाया। इससे इसका अभियान का ये असर आया कि जिस गरीब को 50,000 में आवास मिलता था, आज माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में, उनके संघर्ष पर आज फ्री में उस गरीब को आवास मिल रहा है। 13,75,000 लोगों को आवास की सुविधाएं हमारी सरकार, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर देने जा रहे हैं। हम पहले आवास देंगे, फिर उनको राशन देंगे, फिर उनको बिजली देंगे, फिर उनको फ्री में शिक्षा देंगे। इस तरह की सारी योजनाओं देने की काम करेंगे। काफी आ रही हैं गांव से, काफी से। हाँ, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री के सामने 7 मिनट का समय लिया और प्रधानमंत्री जी ने 70 मिनट बात किया। ये पहले ऐसे नेता हैं जिनको प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं, 7 मिनट का समय उनका ऑफिस देता है और 70 मिनट माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। मुझे लगता है इतना समय तो योगी जी को नहीं देते होंगे। नहीं, अब इस पे विषय नहीं है। विषय यह है कि सामाजिक मुद्दे पर जब चर्चा होने लगी कि गांव में बिजली के बिल से बहुत सारे लोग परेशान हैं। हर
राज्य के हर गांव में बिजली के बिल से, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगा हुआ, स्मार्ट मीटर लगा है, खम्भा लगा है, तार खींचा गया, स्मार्ट मीटर में बिजली जा नहीं रही, बिजली के बिल 5,000 7,000 आ जा रही है। ये बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने प्रधानमंत्री जब बताया तो प्रधानमंत्री ने कहा ये बात तो हमारे नेता नहीं बताते हैं कि बिजली के बिल से भी गांव के लोग परेशान हैं, तो कहें इसका क्या समाधान है। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जैसे अमीरों का कर्जा माफ होता है वैसे गरीबों का बिजली बिल माफ कर दीजिए, गरीब आपको भगवान मान लेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस योजना का मैं स्वागत करता हूँ और मैं वचन देता हूं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कि आप जाइए उत्तर प्रदेश और आपके जाने के बाद मैं इस योजना को लागू करूंगा। प्रधानमंत्री सूर्य योजना लागू होती है, 10,000 20,000 25,000 50,000 जो सोलर पैनल हर घर पर लगेंगे, पूरे भारत के हर गरीब के घर पर सोलर पैनल लगाने का पहले 3 करोड़ लक्ष्य रखा गया। 3 करोड़ परिवार के घर पर सोलर पैनल लगेगा। 10,000 अगर सोलर पैनल का रेट है तो 7,000 सरकार देगी और 3,000 वो जिनका लग रहा है वो देंगे। और जो बिजली उत्पादन होगा सोलर पैनल से घर के लोग उसको खपत करेंगे, उसको चलाएंगे, यूज करेंगे, जो बचेगा बिजली उसको सरकार खरीदेगी। अगर 2-3 यूनिट बिजली पैदा हुई, 1 यूनिट खर्चा हुआ तो 2 यूनिट जो बचा है उसको सरकार खरीदेगी और पैसा उस गरीब को देगी जिसके घर पर सोलर पैनल लगा है, और जो उनका बिजली का बिल है उसी से जीरो कर देंगे। इस तरह की योजना पहली बार माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है और पूरे देश में प्रधानमंत्री लागू किया। तो मुझे लगता है कि यह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और प्रधानमंत्री की जो सोच है, गांव से निकल करके देश के प्रधानमंत्री के सामने 7 मिनट का समय मिलता है और 70 मिनट बात होती है, तो गरीबों के हक के लिए बात होती है, गरीब सम्मान की बात होती है। आपसे रह गया था, पूछना चाहते थे 2029 में जब लोकसभा इलेक्शन होंगे तो आपकी पार्टी लोकसभा में इलेक्शन पे अपने कैंडिडेट उतारेगी? हाँ, अभी तो मैंने उतारा था 2024 चुनाव में। देखिए, जय पराजय जनता के हाथ में, कमी क्या रह गई सुधार करने का समय होता है। आपके भाई लड़े थे? हाँ, वो लड़े थे। हमने बहुत लगभग हम लोगों का 4-5 साढ़े 4 लाख के आसपास वोट पाए थे, बड़े अच्छे लड़ाई लड़े थे। कुछ वोटों से हम लोग हार गए, वजह स्थानीय कुछ दिक्कतें थी, संगठन में कुछ समायोजन की दिक्कतें थी। तो खैर, कितनी सीटें लेंगे यूपी में? देखिए, आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम लोग पिछली बार 5 सीटें मांगे थे, तो हम लोग 10 सीट तो मांगेंगे ही, क्योंकि अब तो जनाधार बढ़ रहा है, कारवा बढ़ रहा है, तो संख्या बढ़ रही, नेता बढ़ रहे हैं, कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, तो उनकी भी मंशा है कि हम भी लोकसभा में हवा खाएं थोड़ा चल के। लखनऊ में सब लोग आना चाहते हैं, तो लखनऊ के विधानसभा में बैठ के कुछ लोग हवा खाएं। पहली बार जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास साइकिल नहीं है, उसको भारतीय समाज पार्टी ने MLC बना करके विधानसभा के उच्च सदन में भेजा है। अच्छा, मुझे थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिएगा आप, ओम प्रकाश राजभर जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं आपकी पार्टी के, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चेहरा होते हैं, बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो सबसे पहले 5 कौन से काम कराएंगे? नंबर 1 काम, 1 से लेकर 16 तक, स्नातकोत्तर तक बिना पैसे में पढ़ाने का इंतजाम लागू कर देंगे। ठीक। नंबर 2 काम, जो आरक्षण वंचित वर्गों को नहीं मिलता है, जो संवैधानिक कानून बन गए हैं, उसको तुरंत लागू कर देंगे। नंबर 3, गांव में नाली, खड़ंजा, आवास, पेंशन, शौचालय जिन गरीबों को नहीं मिलेगा, सीधे गांव में उसके गांव में हमारा अधिकारी पहुंच करके उसका बना करके उस परिवार को न्याय देने का काम करेगा। उसके बाद हम पूरे रोजगार का अवसर, छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके, जैसे मतदाता पेंशन, जैसे हम पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान पेंशन, ये सारे पेंशन बंद करके जिनका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो गया है उसको 3,000 रुपया प्रति महीना मतदाता पेंशन के नाम पर हम लागू करेंगे। ठीक बात। इस तरह की योजना हम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करके दिखाएंगे। जनता के हक के लिए, जनता के सम्मान के लिए थाने, तहसील, ब्लॉक, कचहरी, मुख्यालय पर सभी वंचित वर्ग, पिछड़े दलित वर्गों की जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी तय करेंगे। सपा नेता पंकज राजभर ने एक ट्विटर पे एक पोस्ट आपका डाला था, आपने देखा होगा, वो क्या था? देखिए, वो दरी बिछाने वाले नेता हैं, झंडा जबरी लेके दौड़ने वाले हैं, ये वो नेता है। वो नेता हम क्या कहें, नेतो टाइप के नहीं है। समाजवादी पार्टी जब अपने लोगों से लड़ नहीं पाती है तो हमारे समाज के लोगों को खड़ा कर देती है कि आप इनको गाली दो। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, महाराजा सुहेलदेव राजभर कोई नहीं जानता था, और आजमगढ़ की धरती पर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। महाराजा सुहेलदेव राजभर कोई नहीं जानता था, डाक टिकट महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर जारी कराया गया। महाराजा सुहेलदेव कोई नहीं जानता था, गाजीपुर से लेकर दिल्ली तक एक्सप्रेसवे ट्रेन सुपर फास्ट चलाने का काम सुहेलदेव जी के नाम पर ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से हुआ। अरुण जी, मैं आपकी समाज के लिए सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन आप भी खूब तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की भी तारीफ करी है, गठबंधन की भी तारीफ करी है, लेकिन इसी गठबंधन में बहुत जगह
ऐसा हो रहा है कि सुभाष पार्क के जो कार्यकर्ता हैं उनको चुन चुन के अपमानित किया जा रहा है, उनको मारपीट की जा रही है। अभी आपके ही कोई प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी उनके साथ ही मारपीट किया और कहा जा रहा है कि उनको बाथरूम में बंद करके भी पीटा गया। देखिए, जिनको ये जब आप संगठन में भी हैं और सत्ता में भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के कुछ लोग, कुछ नेता सुभाषपा को नहीं चाहते हैं, नहीं स्वीकारते हैं, उनके प्रति साजिश कर रहे हैं ताकि इनको उन 27 में निकाल के बाहर कर दिया जाए? कोई भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में नहीं चाहता है कि भारतीय समाज पार्टी जिंदा रहे, भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आगे बढ़े। सारे लोग चाहते हैं कि भारतीय समाज पार्टी खत्म हो जाए, ओम प्रकाश राजभर जी कारवां रुक जाए, लेकिन ये कारवां महाराजा सुहेलदेव राजभर के विचारों वाला कारवां है, डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारों वाला कारवां है, मानवर कांसीराम साहब के विचारों वाला कारवां है, छत्रपति साहू जी महाराज के विचारों वाला कारवां है, ज्योतिबा फूले के विचारों, संत गाड़गे के विचारों कारवां है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। जितना रोकेंगे, जितना तेजी से जहाज उड़ने के लिए पंप मारती है, प्रेशर बनाती है, जितना रोकने वाले उतनी तेजी से भारतीय समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। मेन रूप से किन नेताओं पे आप ज़्यादा देख रहे हैं जो बीजेपी के लोग आपको पसंद नहीं करते? कुछ लोग बताइए। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए हर दल में जो जिन लोगों का स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का टारगेट करते हैं, तो वो टारगेट करते हैं, वही धराशायी हो जाते हैं। आप हमें गाली दे करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप हमारे विचारों का विरोध करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम हमें व्यक्तिगत हमला करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जमीन से उठ करके वहां तक आए और जमीन पर से संघर्ष करने वाला 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, और कुछ पैरासूटी जो नेता हैं वो सोचते हैं कि हम ओम प्रकाश राजभर जी को उलट देंगे, तो ये उलट गए खुद है बेचारे। हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, हमारी लड़ाई हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। कुछ लोग नेता ऐसे हैं, कभी कभी जिक्र कर देते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर को ये मानते हैं, एक गाजी के मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं। मैं उनको कह देता हूं, जिस दिन चादर चढ़ाते हुए गाजी के मजार पर भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर की फोटो दिखा दोगे, उस दिन तुम्हारी गुलामी करेंगे। महाराजा सुहेलदेव राजभर आतताइयों से लड़े थे, विदेशी आक्रांताओं से लड़े थे, और महाराजा सुहेलदेव राजभर और उनके वंशज, उनके अनुयायी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उन जुल्म करने वालों से लड़ रहे हैं जिन्होंने समाज को 75 साल में हक अधिकार से वंचित किया। चादर से याद आया, अभी अबू आजमी जो महाराष्ट्र के एमएलए हैं सपा से, वो औरंगजेब का समर्थन करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा औरंगजेब पर राजनीति नहीं करना चाहिए, उनकी और संभाजी महाराज की लड़ाई और छत्रपति संभाजी महाराज की लड़ाई सत्ता की लड़ाई थी, ना कि कोई धर्म की लड़ाई थी। वो धर्म को बचाने के लिए तमाम हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने का काम किया था। ये था औरंगजेब का इतिहास। जितने हिंदुओं के मंदिर थे उसको तोड़ने का काम औरंगजेब ने किया था। हमारे आदर्श उस समय के समय से उनके आदर्श हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के औरंगजेब आदर्श हो सकते हैं, हमारे आदर्श महाराजा सुहेलदेव राजभर हैं, हमारे आदर्श महाराणा प्रताप हैं, हमारे आदर्श पृथ्वीराज चौहान हैं, हमारे आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर हैं, हमारे आदर्श ज्योतिबा फूले हैं, हमारे आदर्श छत्रपति साहू जी महाराज हैं। समाजवादी पार्टी यही तो विचारधारा से भटक जाती है। जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था भारत के एकता में 3 लोगों का सबसे बड़ा महत्व योगदान है, भगवान शिव, भगवान कृष्ण और भगवान राम। आपने देखा भगवान राम का भी विरोध कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने किया, भगवान कृष्ण का भी विरोध किया और भगवान शिव का भी विरोध किया। क्यों? क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता किसके विचारों पर चल रहे हैं? डॉक्टर राम लोहिया के या औरंगजेब के? ये तो तय समाजवादी पार्टी के लोगों को तय करना है कि औरंगजेब यहाँ कभी आदर्श नहीं हो सकता है, यहाँ आदर्श राम मनोहर लोहिया जी हो सकते हैं, यहाँ आदर्श डॉक्टर अंबेडकर होंगे, यहाँ आदर्श महाराजा सुहेलदेव राजभर होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गई है पॉडकास्ट में, काफ़ी लंबी चर्चा हो गई। तो आज हमारे साथ थे अरुण राजभर जी, जिनके तेज़ तर्रार बयानों के लिए उनको पूरे देश भर में जाना जाता है। अगर आप यूपी में सुनते हो तो अभी मत सोचिए कि यूपी में ही, पूरे देश में इनके बयानों की चर्चा होती है, क्योंकि सारे टेलीविज़न जब इनके बयान आते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ चेहरा दिखाते हैं, एक ही चीज़ दिखाते हैं कि लोगों के बयान दिखाते हैं, वो है अरुण राजभर। अभी हाल में ही आंखें निकालने वाले बयान को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहे। ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस दृष्टि से नहीं कि एक राजनीतिक व्यक्ति को हमने बैठाया, इस दृष्टि से क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो निचले पायदान से आता है, अपनी पार्टी बनाता है और इतना संघर्ष करता है, संघर्ष करने के बाद सरकार में आता है और सरकार में आने के बाद गरीब वंचित लोगों के लिए काम करता है। और सभी पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपनी अपनी विचारधाराओं पे सब लोग काम करते हैं, और वही मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर जी उस पर काम कर रहे हैं। काफ़ी
चीज़ें हुई, काफ़ी डिस्कशन हुआ। अगर आप पूरा डिटेल में इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो भ्रांति थी, जो भ्रम थे सुभाषपा को लेके या अरुण राजभर जी को लेके कि वो कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी तंज कसते हैं लोगों पे, वह आपको सारे जवाब यहाँ मिल जाएंगे कि सच्चाई कुछ और है। तो पॉडकास्ट पूरा ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।